हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 611 हंटर पर हावी हो जाना। घोस्ट की बात सुनकर हंटर चौंक गया। उसे घोस्ट के शब्दों का पूरा मतलब समझ नहीं आया। सौभाग्य से माइकल ने अपनी योजना विस्तार से बताई। कुछ समय बाद माइकल और हंटर सिस्टम स्टोर से खरीदे गए टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का उपयोग करके रॉयल लैंड के बाहरी इलाके में पहुंच गए। चूंकि हंटर किसी भी क्षण गायब हो सकता था, इसलिए माइकल ने कोई समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। आप जो भी मुझसे करवाना चाहते हैं, हमें उसे जल्दी से जल्दी करना चाहिए। मैं छाया क्षेत्र के खिंचाव को मजबूत होता हुआ महसूस कर सकता हूँ। हंटर की आवाज़ गंभीर थी। मुझे इतनी जोर से मारो कि मैं चच पर गिर जाऊं। माइकल ने अपनी गर्दन को मोड़ा, हंटर से टकराने के लिए तैयार हो रहा था। हंटर से माइकल को जो ऊर्जा विकिरण महसूस हुआ, उससे वह जानता था कि हंटर उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। हालांकि माइकल ने हंटर से अपनी तुलना नहीं की। प्रत्येक ब्रह्मांड में समय अलग अलग तरीके से उड़ता है। उससे पहले हंटर ने शायद उसकी दुनिया में ज़्यादा समय बिताया होगा, उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया होगा। पर्याप्त समय के साथ माइकल को कोई संदेह नहीं था कि वह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन जाएगा। ऐसा करने के लिए उसे अपने मौजूदा दुश्मनों को दूर धकेलने की ज़रूरत थी। बस मरना मत, हंटर मुस्कुराया। जल्द ही हंटर की कलाई के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी घूम गई, जिससे आग उगलने वाले ड्रैगन की आकृतियां बन गईं। धमाका। पलक झपकते ही माइकल को लगा कि उसे ट्रेन ने टक्कर मार दी है। इससे पहले कि मस्तिष्क सब कुछ समझ पाता और उसे दर्द का एहसास होता, उसका शरीर पवित्र चर्च की छत से टकरा गया। हंटर ने टॉवर को देखा, जो ढह रहा था, अपनी मुट्ठी हिला रहा था। घोस्ट से टकराने के बाद उसकी मुट्ठी सुन्न हो गई। ऐसा लगा जैसे उसने किसी धातु की दीवार से टक्कर मारी हो। हंटर को आश्चर्य हुआ कि घोस्ट इतना मजबूत होने के लिए किस तरह की साधना कर रहा था। डिंग डिंग। पवित्र रक्षकों ने टॉवर को गिरते हुए देखा और जल्दी से घंटी बजाकर सबको सचेत किया। परिणामस्वरूप सफ़ेद चमकदार कवच से सजे सैनिक चर्च से बाहर भागे। वे सभी हंटर से लड़ने के लिए तीर की तरह जमीन से आसमान की ओर बढ़े, जो डार्क लॉर्ड के कवच में था। जिस क्षण पवित्र रक्षकों ने हंटर को देखा, उनकी आंखें उनके हेलमेट के पीछे चौड़ी हो गईं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे डार्क लॉर्ड को देखकर कांप उठे थे। कुछ ही क्षणों में 50 पवित्र रक्षकों ने हंटर को घेर लिया। यह मजेदार है, हंटर ने ठहाका लगाया। घृणा, अपवित्र बुराई, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। हंटर ने अपनी सिलवटें सिकोड़ ली, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी क्लिच लाइनें नहीं सुनी थीं। वह अपनी ऊर्जा विकिरण को छिपा नहीं रहा था, लेकिन फिर भी सैनिक बिना हिले डुले खड़े रहे। वास्तविकता ये थी कि सैनिक हंटर की ऊर्जा विकिरण को माइकल की तरह नहीं देख सकते थे। इसके अलावा हंटर इस तथ्य से बेखबर था कि हाइड्रा की चीख ने साधकों को दूसरों की साधना के स्तर को देखने की उनकी क्षमता से वंचित कर दिया है। हंटर ने अपनी आंख के कोने से अपने ऊपर आकाश को देखने से पहले अनिच्छुक सैनिकों पर एक नज़र डाली। उसने महसूस किया कि उसके ऊपर अचानक ऊर्जा प्रकट हो रही है। दिलचस्प है, हंटर ने कहा। घोस्ट ने हंटर को इस बारे में सूचित किया था। उसने संक्षेप में बताया कि कैसे कोई या कुछ उन पर जासूसी कर सकता है। उसे आश्चर्य हुआ। घोस्ट ने कहा कि वह चाहता था कि वे युद्ध देखें। घोस्ट के अनुरोध के अनुसार हंटर ने जासूस को नष्ट नहीं किया, भले ही वह अपनी कलाई के एक साधारण झटके से ऐसा कर सकता था। जब हंटर ने अपनी नज़र वापस पवित्र रक्षकों पर लौटाई, तो एक रक्षक धीरे धीरे अपने भाले को हंटर की ओर इंगित करते हुए आगे बढ़ा। अनगिनत सैनिकों से घिरे होने के बावजूद हंटर शांत रहा। यह अफसोस की बात थी कि सिस्टम ऑफलाइन हो गया, अन्यथा हंटर को काफ़ी अनुभव और शानदार अंक मिलते। हंटर ने शांति से अपना हाथ उठाया और हवा में एक खोपड़ी खींची। खोपड़ी चमकदार सफ़ेद रोशनी से चमक उठी। फू। हंटर ने खोपड़ी पर हवा का एक झोंका मारा और वह हथेली के आकार से बढ़कर 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी खोपड़ी बन गई। खोपड़ी अचानक जीवित हो गई और उसका जबड़ा खुल गया। भयानक सफ़ेद खोपड़ी को देखकर सैनिक का शरीर अकड़ गया। आहा! सैनिक चिल्लाए, क्योंकि उसने खोपड़ी पर वार करने की कोशिश की। हालांकि भाला खोपड़ी में घुस गया। इससे पहले कि सैनिक भाला वापस खींच पाता, खोपड़ी ने सैनिक को निगल लिया। जैसे ही खोपड़ी ने सैनिक को छुआ, बेचारा तुरंत धुएं के गुबार में बदल गया। यहाँ तक कि कवच भी खोपड़ी से नहीं बच पाया। ये केवल एक निम्न स्तरीय मंत्र था। हंटर ये देखकर आश्चर्यचकित था कि सैनिक कितना कमज़ोर था। हालांकि वास्तविकता ये थी कि सैनिक कमज़ोर नहीं था, हंटर बहुत शक्तिशाली था। हंटर और सैनिक के बीच शक्ति का अंतर धरती और आकाश के बीच के अंतर जितना था। आखिरकार इस दुनिया के साधना चरण में हंटर दिव्य चरण पर था, जबकि सैनिक केवल आत्माशोधन चरण पर था। भले ही सैकड़ों सैनिक एक ही समय में हंटर पर हमला करें, फिर भी वे हंटर को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अपने साथी सैनिक की अचानक मृत्यु के बाद बाकी सभी कांप उठे। सैनिकों ने अपने सदमे को निगल लिया और हंटर पर फिर से हमला करने की कोशिश की। वे हंटर को मारना चाहते थे, इससे पहले कि वह दूसरा मंत्र डाल सके।
यदि हंटर उनसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली न होता तो दूसरा जादू करने से पहले हंटर पर हमला करना कारगर हो सकता था। सीधे शब्दों में कहें तो हंटर को जादू करने की जरूरत ही नहीं थी। इसके बजाय वह सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति से ही उन्हें कुचल सकता था। हंटर ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ अपना सिर झुकाया। वह सोच रहा था कि वह उन्हें मारने के लिए कौन सा जादू इस्तेमाल कर सकता है या फिर उन्हें कुचलकर मार सकता है, जैसा कि वह अपने आपराधिक साम्राज्य में गद्दारों के साथ करता था। एक के बाद एक भाले लिए सैनिकों के पीछे खड़े सैनिकों ने जादू करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही हंटर ने साफ आसमान में चमकते हुए सभी तरह के आकार और प्रतीक देखे। हंटर ने मनोरंजक ढंग से कहा, आतिशबाजी बंद करो। स्नैप। हंटर ने बस अपनी उंगली चटकाई क्योंकि एक शक्तिशाली ध्वनि तरंग ने उसके आसपास के सभी लोगों को नष्ट कर दिया, जिसमें जादू करने वाले भी शामिल थे। पवित्र चर्च के सामने के लॉन से माइकल ने आसमान में खूनी धुंध देखी। उसने हंटर से एक शो करने के लिए कहा, लेकिन कभी उम्मीद नहीं की थी कि हंटर एक ही झटके में पवित्र रक्षकों को मार देगा। आपका पवित्रता। माइकल ने पीछे मुड़कर देखा कि पवित्रता कुछ बोल रही थी। ये किसी मंत्र की तरह नहीं बल्कि अपने देवताओं के लिए एक वास्तविक प्रार्थना की तरह लग रहा था। फिर भी माइकल को संदेह था कि अगर हंटर ने उसे बाहर निकालने का फैसला किया तो कोई भी प्रार्थना उसकी पवित्रता को बचा सकती है। जहां तक माइकल ने देखा था, हंटर कुछ ही क्षणों में चर्च को नष्ट कर सकता था। परम पावन, सुरक्षित स्थान पर चले जाए। उसका लक्ष्य मैं हूं। आप कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाए। यहाँ बहुत खतरनाक है, माइकल ने गंभीरता से कहा, ये दिखावा करते हुए कि उसे अपनी जान से ज्यादा अपनी पवित्रता की परवाह है। भूत, अपनी सजा स्वीकार करो। हंटर की गड़गड़ाहट ने चर्च को भूकंप की तरह हिला दिया। यह एक संकेत था जिस पर माइकल और हंटर दोनों सहमत थे। मान लीजिए हंटर को लगा कि वह जल्द ही गायब होने वाला है, तो माइकल ने उसे जितना हो सके उतनी जोर से उसे धमकाने के लिए कहा, मैं तुम्हें कुछ समय दूंगा, तुम्हारी पवित्रता। बूढ़ा आदमी अभी भी अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था। बूढ़े आदमी के इर्द गिर्द मौजूद पवित्र पहरेदार उसे चर्च से दूर गुप्त बनकर में ले जाना चाहते थे। हालांकि बूढ़ा आदमी एक इंच भी नहीं हिला। इसके बजाय उसने अपनी प्रार्थना के साथ बुराई पर प्रहार करने की कोशिश की। गोफन। माइकल ने हंटर की ओर बढ़ने से पहले अपनी दोनों तलवारें निकालीं। मानो प्रकृति ने खुद को भयभीत कर लिया हो। कुछ ही क्षणों में साफ आसमान अंधेरा हो गया और तूफानी बादलों से ढक गया। माइकल और हंटर हवा में मिले एक शो करने की तैयारी कर रहे थे। हंटर ने अपनी तलवारें लहराई। हंटर की कलाई पर एक धातु की छड़ दिखाई दी जिस पर कुंडलित सांप उकेरे गए थे। जब हंटर ने धातु की छड़ को कसकर पकड़ा तो मूठ जल उठी और खुद को ऊर्जा चाबुक में बदल लिया। चमकती लाल ऊर्जा ने कम स्वर वाली सीटी की आवाज के साथ ऊर्जा को स्पंदित किया। इस समय मुत्रद और गार्जियन गिल्ड के कई प्रमुख व्यक्ति टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके पवित्र चर्च के पास दिखाई दिए। जैसे ही मुत्रद ने घोस्ट को डार्क लॉर्ड से लड़ते देखा, उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। कल ही मुत्रद ने यह सिद्धांत बनाया था कि घोस्ट और डार्क लॉर्ड एक ही लोग थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह गलत साबित हुआ। मैं तुम्हें जल्दी मौत नहीं दूंगा, इसके बजाय मैं तुम्हें पीड़ा दूंगा, हंटर ने कहा। तलवारों के विपरीत चाबुक से खुद को बचाने के लिए माइकल को बहुत प्रयास करना पड़ा। तलवारों या किसी अन्य धातु के हथियार से माइकल उसके प्रक्षेपवक्र का अनुमान लगा सकता था, लेकिन ऊर्जा चाबुक से वह ऐसा करने में असमर्थ था, खासकर हंटर की गति के साथ। फिर भी माइकल ने अपनी तलवारों को तेजी और कुशलता से चलाया, जिससे ऊर्जा चाबुक अवरुद्ध हो गई। दुर्भाग्य से हर बार जब माइकल ने अपनी तलवारों से ऊर्जा चाबुक को अवरुद्ध किया तो ऊर्जा चाबुक का एक टुकड़ा टूट गया। इस बिंदु पर गार्जियन कप्तान हंटर को नीचे लाने के एकमात्र इरादे से सीधे उसके पास उड़ गए। ऊर्जा चाबुक को विक्षेपित करते हुए माइकल ने हंटर की ओर उड़ते हुए कई लोगों को देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि नूह कहाँ है। दुर्भाग्य से किस्मत माइकल के पक्ष में नहीं थी क्योंकि नूह कहीं नहीं मिला। इसके बजाय माइकल ने हंटर पर कई पुरुषों और महिलाओं को दौड़ते हुए देखा। कष्टप्रद मक्खियां। हंटर ने बस अपना हाथ हिलाया, अपनी उंगलियों की नोक से एक शक्तिशाली ध्वनि तरंग की शूटिंग की। पहले की तरह कई अभिभावकों के साथ गार्जियन कप्तान भी विस्फोट से मर गए। आपको उस भूत की तरह दर्द रहित मौत नहीं मिलेगी, हंटर ने अपने झूलों की गति बढ़ाते हुए कहा। शशश। पंखों में से एक ने आखिरकार माइकल के हाथ को छू लिया। ऊर्जा चाबुक ने माइकल की बांह को जला दिया, उसकी त्वचा पूरी तरह झुलस गई। जैसे ही मुटराद युद्ध में शामिल होने वाला था, तभी आसमान में एक भंवर दिखाई दिया। आसमान में भंवर को देखते ही हंटर ने ऊर्जा चाबुक को घुमाना बंद कर दिया। मुझे बुलाया गया है, हंटर ने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि उनके आसपास के सभी लोग उसे सुन सकें। लेकिन जाने से पहले मेरे पास पवित्र चर्च के लिए एक उपहार है। हंटर ने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए जब माइकल ने महसूस किया कि बादल और भी काले हो रहे हैं। काले बादलों के बाद की चीख पुकार कुछ और नहीं बल्कि अशुभ थी।
दिन के समय के बावजूद आसमान को और भी काला होते देख हर कोई दंग रह गया। सभी बादल भंवर के चारों ओर इकट्ठा हो गए और एक अशुभ तूफान पैदा कर दिया। अगले ही पल एक उल्का धीरे धीरे तूफानी बादलों से निकली जो आग में लिपटी हुई थी। अपने सिर के ऊपर विशालकाय उल्का को देखकर माइकल को उसके रास्ते से हटने की इच्छा हुई। मेरे क्षेत्र में अब और कोई चच नहीं है, हंटर गुर्राया। अध्याय 612 भूत डार्क लॉर्ड नहीं है। उल्का दिखाई दिया जिससे गरज के साथ बिजली चमकने लगी और कई बार बिजली चमकने लगी। डार्क लॉर्ड को उल्का बनाते हुए देखने वाले लोग कांप उठे, यहाँ तक कि गार्जियन कैप्टन भी अपने कदम रोक दिए। हंटर ने बिना कुछ कहे अपनी बाहें नीचे कर लीं, जिससे उल्का पवित्र चर्च की ओर चला गया। चर्च कई सरणियों और अनगिनत रूनों द्वारा संरक्षित होने के बावजूद वे उल्का को रोकने में असमर्थ थे। माइकल की दुनिया की समझ के अनुसार हंटर द्वारा डाला गया जादू लीजेंडरी क्लास का था। हंटर की दुनिया में भी उल्का जादू एक शीर्ष स्तरीय जादू था। हर छवि में इतना शक्तिशाली जादू डालने के लिए मन नहीं था। आपका पवित्रता। पवित्र रक्षकों ने जल्दी से बूढ़े आदमी को घेर लिया, उसके चारों ओर एक मानव श्रृंखला बना दी। जैसे ही उनके कवच से उज्ज्वल गर्म ऊर्जा निकलने लगी, वे सभी ने तुरंत एक दूसरे की बाहें पकड़ लीं। पलक झपकते ही पवित्र रक्षकों और बूढ़े आदमी को घेरने के लिए आकाश से एक प्रकाश किरण निकली। HRRRRMMMM। इस बीच उल्का पवित्र चर्च के पास पहुंची, जिससे कान चीर देने वाली गड़गड़ाहट और आकाश में अनगिनत बिजली की चमक पैदा हुई। वातावरण में ऊर्जा की विकृति ने सभी को भयभीत कर दिया। मंत्र की शक्ति के कारण उनके आसपास का स्थान विकृत हो गया, जिससे टेलीपोर्टेशन काम नहीं कर पाया। यही कारण था कि पवित्र चर्च में टेलीपोर्ट करने की कोशिश करने वाले अल्फा संरक्षक ऐसा करने में विफल रहे। सौभाग्य से यह माइकल के पक्ष में काम आया। बहुत सारे अल्फा संरक्षक और शक्तिशाली लोग अधिक संदेह का कारण बन सकते हैं। बूम! माइकल ने देखा कि चर्च के चारों ओर सुनहरा छात्रावास धीरे धीरे चमक रहा था और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। जलते हुए उल्का के नीचे चर्च टुकड़ों में बिखर गया। अपने हाथ में दर्द के बावजूद माइकल पवित्र चर्च के विनाश पर मुस्कुराया। 1 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ राख के अलावा कुछ नहीं था। माइकल ने हंटर से एक शो करने के लिए कहा, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि हंटर शाही भूमि पर ऐसा विनाश लाएगा। कम से कम संरक्षकों ने समय पर रईसों और लोगों को निकाल लिया। फिर भी उल्का ने कई लोगों की जान ले ली। शॉक वेव ने किंग क्रेमर के महल के आसपास की कुछ दीवारों को भी नष्ट कर दिया। दुर्घटना से उत्पन्न मशरूम बादल के कारण सभी खांसने लगे और अपनी आंखें बंद कर लीं। माइकल और कुछ अन्य लोगों को छोड़कर बाकी लोग बिना लंगर के पतंगों की तरह हवा में उछल गए। माइकल ने जल्दी से अपनी आंखें रगड़ी, हंटर को ढूंढने की कोशिश की। आखिरकार माइकल अपनी आंखें खोल पाया और हंटर को हवा में मंडराता हुआ देखा। दुर्भाग्य से धूल के तूफान और हवा में आग के कणों के कारण माइकल मुश्किल से हंटर को देख पाया। हंटर ने मुस्कुराते हुए उसके द्वारा किए गए विनाश की प्रशंसा की। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से अपनी नज़र घुमाई। अपना शेड्यूल खाली करो, मैं अगले हफ्ते तुमसे मिलूंगा। यह एक शानदार सफ़र होने वाला है, माइकल ने अपने ऊपर भंवर में उड़ने से पहले मुस्कुराते हुए कहा। उसने मेरा कवच ले लिया, माइकल ने गुर्राते हुए कहा, लेकिन ये सोचने के बाद कि हंटर ने उसकी कितनी मदद की, वह अंदर से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वैसे भी अब नए कवच का समय आ गया है। माइकल ने वास्तव में हल्का फुल्का और राहत महसूस की। इसलिए नहीं कि उसने पवित्र चर्च को नष्ट कर दिया, हालांकि यह उसकी खुशी का एक कारण था, बल्कि इसलिए कि सभी ने घोस्ट को डार्क लॉर्ड से लड़ते हुए देखा था। अब उसे डार्क लॉर्ड से जोड़ना मुश्किल होगा। भले ही माइकल को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मुट्राड घोस्ट को डार्क लॉर्ड से जोड़ता है, लेकिन उसकी योजना ने मुट्राड के सिद्धांत को पूरी तरह से गड़बड़ कर दिया। बुद्धि के बीच की लड़ाई में माइकल ने मुट्राड के खिलाफ एक गोल किया। कई घंटों के बाद संरक्षकों ने बंजर भूमि में सफ़ेद टेंट लगाए, जो पहले एक आकर्षक मेपल जंगल से घिरा पवित्र चर्च था। माइकल टेंट के अंदर एक कुर्सी पर बैठा था, संरक्षकों में से किसी के प्रकट होने का इंतजार कर रहा था। 2 पवित्र रक्षक और संरक्षक दोनों ही आत्मा शोधन चरण में थे, जो माइकल की रक्षा करते हुए चौकोर टेंट के प्रत्येक कोर पर पहरा दे रहे थे। हर कोई मानता था कि घोस्ट डार्क लॉर्ड का लक्ष्य था और उसने पवित्र चर्च को नष्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने खुद को घोस्ट के साथ जोड़ लिया था। प्रतीक्षा करते समय माइकल ने अपनी उंगलियों से मेज पर ढोल बजाया। आखिरकार माइकल ने एक नीले बालों वाले युवक को देखा, जिसके माथे के बीच में एक छोटी मछली का टैटू था, जो टेंट में प्रवेश कर रहा था। हालांकि वह युवक इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन उस युवक में कुछ ऐसा था जो उसे सबसे अलग बनाता था। माइकल को आश्चर्य हुआ कि वह युवक फ्यूजन चरण में था, जो उसके घोस्ट व्यक्तित्व जितना ही मजबूत था। फिर भी डार्क लॉर्ड अभी भी कुछ ही क्षणों में युवक को कुचल सकता था, जब तक कि उस युवक के पास कुछ बीमार पौराणिक मंत्र न हो। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? युवक ने माइकल से न तो दोस्ताना और न ही शत्रुतापूर्ण आवाज में पूछा। अच्छा, मुझे लगता है, माइकल ने आह भरी।
इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं अपना परिचय ठीक से दे दूं। मैं मुत्रद हेलरीड हूँ। मैं यहाँ डार्क लॉर्ड की जांच करने और उसे पकड़ने आया हूँ, इससे पहले कि वह पहले से ज्यादा नुकसान कर दे, मुत्रद ने गंभीरता से कहा। माइकल मुत्रद से हैरान था। उसने सोचा था कि वह समुद्री लोगों में से किसी से मिलेगा, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि उनकी मुलाकात इतनी जल्दी होगी। फिर भी माइकल ने अपने चेहरे पर आश्चर्य नहीं दिखाया। मुझे उम्मीद है कि आप लॉर्ड मुत्रद को सफल करेंगे। माइकल ने सिर हिलाया जैसे कि उसने वास्तव में मुत्रद को अपना आशीर्वाद दिया हो। वास्तव में माइकल मुत्रद को कुचलकर खूनी लुगदी बनाने की कल्पना कर रहा था। कुछ ही सेकंड में माइकल ने मुत्रद को कई तरीकों से मार डाला। अब मुझे बताओ कि शाही भूमि में प्रकट होने से पहले क्या हुआ था, मुत्रद ने पूछा। ठीक है, मैं थेरा में था। मैं वहां एक्वा नीलामी में भाग लेने गया था। माइकल ने सच्चाई से सब कुछ बताना शुरू किया, सिवाय उस हिस्से के जहां वह हेनबर्ग के हत्यारे को पकड़ने गया था और उस हिस्से के जहां वह मुगाशुकु से मिला था। मुझे नहीं पता कि वह कहां से आया था। एक पल मैं अपने कमरे में था और अगले ही पल मैं पवित्र चर्च के पास आसमान में था। क्या उसने इस बारे में कुछ कहा कि उसने तुम्हें अपना अगला लक्ष्य क्यों चुना? मुतराद ने पूछा। वह मेरे बारे में कुछ बकवास कह रहा था कि मैं अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद करने के बजाय लाभ कमाने के लिए कर रहा हूं, माइकल ने कहा। वह जानता था कि नूह उसके बारे में कैसा महसूस करता था, क्योंकि बाद वाले को हमेशा यह नापसंद था कि माइकल गरीबों की मदद करने के बजाय रईसों को अपनी औषधियां ऊंचे दामों पर बेचता था। इसलिए माइकल ने नूह को जितना संभव हो सके डार्क लॉर्ड से जोड़ने का फैसला किया। आप थेरा में वास्तव में कहाँ थे? यासेरियस, वहाँ एक प्लेग चल रहा है और अनुमान लगाए कि किसने इसका इलाज ढूंढा, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इलाज तैयार कर रहा था जब उस दुष्ट कमीने ने मुझे यहाँ टेलीपोर्ट किया। अब मुझे फिर से थेरा तक पहुँचने के लिए एक और पोर्टल ढूंढना होगा। माइकल सच में गुस्से में लग रहा था। वास्तव में वह हंटर पर गुस्सा था। पवित्र चर्च को नष्ट करके उसने टेलीपोर्टेशन पोर्टल को नष्ट कर दिया। वह थेरा तक पहुंचने के लिए रूनिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग कर सकता था। हालांकि पहले माइकल को किसी भी संदेह को बढ़ाने से बचने के लिए टेलीपोर्टेशन पोर्टल से गुजरना पड़ा। क्या आपने डार्क लॉर्ड को यह कहते हुए सुना कि उसे बुलाया गया है? माइकल ने मुतराद से एक सेकंड के लिए पूछा। मुतरद ने सिर हिलाया। क्या डार्क लॉर्ड के ऊपर कोई और है? माइकल ने मुतरद से पूछा, जिससे मुतरद गहरी सोच में पड़ गया। चाहे वह तथ्यों के बारे में कितना भी सोचे, मुतरद घोस्ट को डार्क लॉर्ड से नहीं जोड़ पाया। तथ्य अब घोस्ट के डार्क लॉर्ड होने के उसके सिद्धांत के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। इसलिए एक उन्नत सभ्यता के सदस्य के रूप में मुतरद ने एलोन और ओज़र में किसी के साधना स्तर को देखने की क्षमता प्राप्त कर ली। उसके कारण मुतरद माइकल की फ्यूजन स्टेज साधना को देख पाया और डार्क लॉर्ड सेलेस्टियल स्टेज पर था। सेलेस्टियल स्टेज साधना स्तर को देखने के बाद घोस्ट द्वारा खुद की नकल करने के लिए कठपुतलियों, गुलामों और भ्रमों का उपयोग करने जैसे मुतरद के सिद्धांत खिड़की से बाहर चले गए। कोई भी व्यक्ति सेलेस्टियल स्टेज की नकल नहीं बना सकता था। समुद्री लोगों में भी केवल एक सेलेस्टियल प्राणी मौजूद था। कम से कम मुतरद ने अपने बुजुर्गों से यही सीखा था। मुतरद अब वह घोस्ट को डार्क लॉर्ड से जोड़कर नहीं समझा सकता था। उसे इस बात का पूरा यकीन था, लेकिन अब उसका सिद्धांत टूटकर बिखर गया। इसलिए मुतरद के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि वह घोस्ट से डार्क लॉर्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करे। अगर घोस्ट वाकई डार्क लॉर्ड का लक्ष्य था तो उसे उनकी मदद की उतनी ही ज़रूरत थी जितनी उन्हें उसकी। शायद या शायद नहीं, मुतरद ने बेपरवाही से जवाब दिया। क्या तुम्हें पता है कि वह तुम्हें पवित्र चर्च के सामने क्यों मारना चाहता था? तुमने देखा कि उसने क्या जादू किया था? अगर वह तुम्हें मारना चाहता तो तुम मर चुके होते। हाँ, बकवास नहीं, माइकल ने अपनी आंखें घुमाई। क्या तुमने उसे चिल्लाते हुए नहीं सुना कि वह मुझे दर्द रहित मौत देने के बजाय मुझे कैसे यातना देना चाहता था? उसे वाकई शो करना पसंद रहा होगा। यार, मैं मेज़रोथ वापस जाने का इंतज़ार नहीं कर सकता। शायद यही एकमात्र जगह होगी जहां मैं सुरक्षित रहूंगा। जहां तक मुतरद को पता था, घोस्ट झूठ नहीं बोल रहा था। उसके चेहरे पर झूठ बोलने के कोई निशान नहीं थे। यहाँ तक कि सूक्ष्म प्रतिक्रियाएं, उसकी आंखों की हरकतें और आवाज़ का उतार चढ़ाव भी एकदम सही था, लगभग बहुत ही सही। मुतरद ने जो कुछ भी देखा उससे उसे यह विश्वास हो गया कि घोस्ट डार्क लॉर्ड नहीं था। वास्तव में वह डार्क लॉर्ड का लक्ष्य हो सकता है और उसके पास पहले जो भी तथ्य थे वे सिर्फ एक संयोग हो सकते हैं। मुतरद को पता नहीं था कि उसके दिमाग में भ्रम और अराजकता माइकल को दिखाई दे रही थी। उसे हंटर का शुक्रिया अदा करना था कि उसने अपनी बात पर अमल किया। अगर वह और उसका शक्तिशाली जादू न होता तो माइकल एक ही समय में सभी को आश्वस्त और भयभीत नहीं कर पाता। उसे संदेह था कि कोई भी अब स्वेच्छा से डार्क लॉर्ड का पीछा करने के लिए सहमत होगा। लेकिन माइकल की योजना अभी खत्म नहीं हुई थी। इसके बजाय उसके पास एक आखिरी टुकड़ा था, एक महत्वपूर्ण टुकड़ा। उसने अपनी योजना के अंतिम भाग को अपने प्रिय गया को सौंप दिया।
मान लीजिए कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ, तो स्काई हॉल भी डार्क लॉर्ड के साथ खिलवाड़ करने से पहले 2 बार सोचेगा। क्या मैं अब जा सकता हूँ लॉर्ड मुत्रद? मैं थक गया हूँ। अगर मैं मरने वाला हूँ तो मैं इस तंबू में बैठने के बजाय अपनी मंगेतर के साथ अपने जीवन के अंतिम क्षणों का आनंद लेना चाहता हूँ। कोई अपराध नहीं, कोई अपराध नहीं, मुत्रद ने राहत की सांस लेते हुए कहा। माइकल आखिरकार खड़ा हो गया। मुझे सच में उम्मीद है कि तुम उस कमीने लॉर्ड मुत्रद को पकड़ लोगे। भगवान तुम्हारे शिकार में तुम्हारे साथ हो, माइकल ने तंबू से बाहर निकलने से पहले मुत्रद की ओर मुस्कुराते हुए कहा। अब जब हंटर ने पोर्टल को नष्ट कर दिया था तो उसे उनके पोर्टल का उपयोग करने के लिए अरागोथ जाना था। सौभाग्य से वह ओलिविया को जानता था, इसलिए उनके पोर्टल का उपयोग करना कोई परेशानी नहीं होगी। अब से माइकल घोस्ट एंड ऑर्डर ऑफ डेथ के रूप में डार्क लॉर्ड की छाया में अपने व्यापारिक साम्राज्य के निर्माण पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकता है। अध्याय 613 ग्रिम रीपर्स को वश में करने की योजना। ओलिविया के कनेक्शन की बदौलत अरागोथ अकादमी ने माइकल को बिना किसी शुल्क के पोर्टल का उपयोग करने की अनुमति दी। लेकिन पवित्र चर्च के पोर्टल के विपरीत माइकल को सिल अलारी की सीमा पर टेलीपोर्ट किया गया था। वहां से माइकल ने ईव के महल तक पहुंचने के लिए रूनिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया। जब माइकल ईव के महल में अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि गया बिस्तर पर सुनहरी रोशनी से ढकी हुई थी। वह सोल रिफाइनिंग स्टेज लेवल 3 में प्रवेश कर रही थी। बिना कोई आवाज़ किए माइकल उसके बगल में बिस्तर पर बैठ गया, जबकि नाइटमेयर धीरे धीरे उसकी गोद में रेंग रहा था। शश शश शश, माइकल ने नाइटमेयर को चुप कराया जब वह अपनी बांह पर घाव के बारे में पूछने वाला था। माइकल ने धीरे धीरे अपने काले वस्त्र उतारे, जिससे नाइटमेयर को उसकी ऊपरी दाहिनी बांह पर गहरा निशान दिखाई दिया। एपीडी ने घाव को ठीक कर दिया, लेकिन यह निशान को ठीक नहीं कर सका। हंटर की ऊर्जा चाबुक इतनी शक्तिशाली थी कि माइकल की एपीडी के बावजूद एक गहरा निशान छोड़ गई। हालांकि माइकल कुछ विशेष औषधियों से निशान हटा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। वह निशानों को अपने अतीत के सबक और निशान मानता था। जब गया वातावरण में ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, माइकल ने अपने लबादे हैंगर पर रखे और मेज की ओर चल दिया। नाइटमेयर ओक की मेज पर कूद गया। वह महल छोड़ने ही वाली थी कि अचानक वह टूटने के चरण में प्रवेश कर गई। नाइटमेयर ने धीमी आवाज में कहा, जो माइकल को सुनने के लिए पर्याप्त ऊंची थी। अभी क्या हुआ? वेदोरा कहाँ है? नाइटमेयर ने पूछा। उसकी बांह पर निशान देखने के बाद यह स्पष्ट था कि नाइटमेयर माइकल एक लड़ाई से गुजरा था। वे अंधेरे जंगल में हैं। नाइटमेयर ने माइकल की आवाज़ में थोड़ी गंभीरता देखी, यह मानते हुए कि नाइटमेयर से जो कुछ हुआ था उसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था। माइकल ने नाइटमेयर को सब कुछ बताने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह अपना मुंह खोलने वाला था, कमरे में अचानक ऊर्जा का संचार हुआ। माइकल और नाइटमेयर ने तुरंत अपना सिर गया की दिशा में घुमाया, क्योंकि उन्हें उससे आने वाली ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। गया को घेरने वाली सुनहरी रोशनी इतनी चमकीली हो गई कि नाइटमेयर और माइकल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके अलावा उन दोनों ने कमरे में गूंजती हुई एक धीमी सी सीटी की आवाज़ सुनी। उसके बाद सुनहरी रोशनी अगले 5 मिनट तक और चमकी। इन 5 मिनटों के दौरान माइकल और नाइटमेयर ने अपने हाथों के बीच के गैप से गया को देखा। अंततः सुनहरी रोशनी धीरे धीरे अपनी चमक खो गई, जिससे माइकल और नाइटमेयर ने अपनी आंखें खोलीं। जब उन्होंने गया को देखा तो उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ धीरे से अपनी आंखें खोलीं। आखिरकार लेवल 3। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। उसने अपनी गर्दन को हिलाया जो उसने माइकल से ली थी। जब गया ने उसके हाथ पर गहरा निशान देखा तो उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसे एहसास हुआ कि निशान उससे जुड़ा हो सकता है, जो उसने उसे करने के लिए कहा था। सफलता के चरण में प्रवेश करने से पहले माइकल ने उसे एलोन और ओज में एक अफवाह फैलाने के लिए कहा। इस प्रकार वह प्रत्येक महाद्वीप में एडवेंचरर्स गिल्ड के लिए रवाना होने वाली थी। अफवाह फैलाने के लिए एडवेंचरर्स गिल्ड सबसे अच्छी जगह थी। यह क्या बकवास है? गया बिस्तर से कूद गया और उसके पास चला गया। बिना कोई सवाल पूछे उसने एक उपचार औषधि निकाली और उसे निशान पर डालना शुरू कर दिया। उम्मीद है कि यह निशान को ठीक कर देगा। आप स्टॉर्मविले पर्वत में हाइड्रा को जानते हैं? उसके बारे में क्या? दुष्वप्न ने पूछा। मेरी उसके साथ एक छोटी सी भयानक मुलाकात हुई। जैसे ही माइकल ने ये शब्द कहे, गया का शरीर अकड़ गया और दुष्वप्न ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोल दी। वह पूरी तरह से सदमे में था। कुछ क्षणों के लिए उनमें से कोई भी माइकल से कुछ भी नहीं पूछ सका। वे पूरी तरह से चकित थे। एक गहरी सांस लेते हुए माइकल ने बिना किसी विवरण के परित्यक्त महल में जाने से लेकर मुत्रद से मिलने तक की हर बात को फिर से बताना शुरू किया। नाइटमेयर और गया ने चुपचाप माइकल की बात सुनी, क्योंकि वे बहुत सदमे में थे और कोई सवाल नहीं पूछ पाए। माइकल द्वारा हाइड्रा के बारे में बताया जाना ही उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रहा था। माइकल द्वारा उन्हें जो कुछ हुआ था उसे बताने के बाद गया को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे चौंकना चाहिए या क्रोधित होना चाहिए। एक तरफ जनरल क्विंस ने उनके अधीनस्थों में से एक को मार डाला।
लेकिन दूसरी तरफ माइकल ने हाइड्रा से दूसरे विश्व के साथ मुलाकात की और उसे कुछ रहस्यमय ऊर्जा गेंदों को खोजने का काम दिया गया। मैं वेदोरा को क्विंस को संभालने दूंगा। जो कुछ भी हुआ उसके बाद उन्हें अपने दिमाग को शांत करने के लिए कुछ चाहिए, माइकल ने कहा। हाँ, गया को वेदोरा से सहानुभूति थी, खासकर अयाग से, जो अपनी तरह के लोगों से मिलने और अपने ग्रहलोक की खोज करने के बारे में शेखी बघारती थी। हालांकि ये सुनने के बाद कि वेदोरा और मुगाशुकु अपनी तरह के आखिरी लोग थे, गया को अयाग पर दया आए बिना नहीं रह सका। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है इंसान। कम से कम मुझे राहत मिली कि तुमने दूसरी दुनिया के लोगों पर दोष मर दिया। अब कोई नहीं सोचेगा कि तुम डार्क लॉर्ड हो सकते हो। इससे हमें वह सांस लेने की जगह मिलेगी जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है। गया ने एक पल के लिए विराम लिया और कहा, मैंने समुद्री लोगों के बारे में बहुत कम सुना है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें पक्के तौर पर बता सकता हूँ, हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। वे किसी कारण से इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली जाति हैं, गया ने गंभीर आवाज़ में कहा। यह बेहतर है कि हम उनसे जितना संभव हो सके उतना दूर रहें। माइकल ने सिर हिलाया। लैला से जो उसने सुना था उसके अनुसार सीफोक कभी भी उस भूमि पर रहने वाली अन्य जातियों की तरह किसी भी महान युद्ध में शामिल नहीं हुए थे जिसे वे सीफोक अपसाइडर्स कहते थे। नतीजतन सीफोक ने कभी भी अपसाइडर्स की तरह शक्तिशाली साधकों को नहीं खोया था। लैला ने उसे बताया कि सीफोक के बीच अभी भी कई अर्धअमर और अमर रहते हैं। माइकल को आश्चर्य हुआ कि वे अमर परिषद में थे या नहीं। दूसरी दुनिया का आदमी, वह अब कहाँ है? नाइटमेयर ने हंटर के बारे में पूछा। अपनी दुनिया में वापस आ गया। मुझे नहीं लगता कि वह काफ़ी समय तक हमारी दुनिया में वापस आ सकता है। ये बहुत बढ़िया है क्योंकि जब हमने एक नकली लड़ाई शुरू की तो मुझे लगा कि कोई हमें देख रहा है। क्या तुमने उसकी साधना के स्तर को महसूस किया? अगर वह अपनी उंगलियों के एक झटके से सोल रिफाइनर को मारने में सक्षम था तो मुझे नहीं लगता कि वह सिर्फ एक फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर था। वह ज़्यादा मजबूत होगा, गया ने अपनी भौहें सिकुड़ी। क्या तुम्हारा मतलब है कि वह आधा अमर था? दुज़्वप्न ने पूछा। शायद या शायद वह एक अमर था। गया को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या कह रही थी। मनुष्यों ने 1000 साल में कभी किसी अमर को नहीं देखा था। नागालैंड के इतिहास की किताबों के अनुसार मनुष्यों के पास अपनी जीवन शैली और कम जीवन काल के कारण अमरता तक पहुंचने की सबसे कम संभावना थी। उदाहरण के लिए, कोर फॉर्मेशन चरण में एक मानव 200 साल तक जीवित रहेगा जबकि अन्य जातियों का सामान्य जीवनकाल 400 साल का होता है। इसके अलावा अन्य जातियों के विपरीत मनुष्यों की साधना अक्सर अड़चनों से बाधित होती थी। चूंकि अमर लोगों की परिषद शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देती थी, इसलिए केवल मुट्ठी भर लोग ही उनके बारे में जानते थे। माइकल को कुछ ऐसा लगा कि हंटर अमर लोगों से भी अधिक शक्तिशाली है। दुर्भाग्य से इस ब्रह्मांड में पहुंचने के बाद हंटर की शक्ति को दबा दिया गया था। हंटर की प्रणाली को आकाशीय ऊर्जा को सूक्ष्म ऊर्जा में बदलना पड़ा, जिसका उपयोग हंटर साधना के लिए करता था। ऊर्जा रूपांतरण के कारण हंटर सीमित मात्रा में शक्ति के साथ काम कर रहा था। सीमित शक्ति के साथ भी जब हंटर ने अपना पहला जादू डाला तो इसने वातावरण में एक बड़ी लहर पैदा की जिसने अमर लोगों की पूरी परिषद को भयभीत कर दिया। जब माइकल गया से बात कर रहा था तब अमर लोगों की परिषद स्काईहॉल के बुजुर्गों से मिलने की तैयारी कर रही थी। क्या होगा अगर स्काईहॉल ने डार्क लॉर्ड का पीछा करने के लिए हाफ इमॉर्टल्स और इमॉर्टल्स को भेजा? नाइटमेयर ने एक सवाल पूछा जो माइकल और गया के दिमाग में था। हो सकता है, इसलिए हमें अब से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर हम कोई निशान नहीं छोड़ते हैं तो वे हमें नहीं ढूंढ पाएंगे, माइकल ने कहा। तो अब हम क्या करें? गया ने पूछा। हम अपना खुद का टेलीपोर्टर बनाते हैं, माइकल ने अपनी गर्दन को मोड़ा। कुछ महीने पहले टेलीपोर्टर बनाना उसके लिए एक असंभव काम था। हालांकि एलिडिर जैसे 6 स्टार रनमास्टर के साथ वह अपना खुद का टेलीपोर्टेशन एरे बना सकता था। हालांकि उसके पास रूनिक टेलीपोर्टेशन कौशल था, लेकिन जब वह युद्ध में होता तो ये काम नहीं करता। इसलिए अगर माइकल को कोई मजबूत दुश्मन मिल जाता और वह बचने के लिए टेलीपोर्ट करना चाहता तो रूनिक टेलीपोर्टेशन किसी काम का नहीं होता। हालांकि अगर उसने टेलीपोर्टेशन सरणी बनाई होती और सरणी को सिस्टम से जोड़ा होता तो माइकल जानता था कि वह जब चाहे टेलीपोर्ट कर सकता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मुझे पता है कि आप एलिडर को सरणी बनाने देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वह विशेष सामग्रियों के बिना एक भी सरणी नहीं बना पाएगा। आपको क्या लगता है कि हमें उन्हें कहाँ से खरीदना चाहिए? जैसा कि आपने कहा, हम कोई भी निशान नहीं छोड़ सकते जो हमारे दुश्मनों को हमारे पास ले जाए, गया ने कहा। मैं उन्हें खरीदूंगा और किसी और के रूप में यहाँ टेलीपोर्ट करूंगा, माइकल ने कहा। सिस्टम स्टोर से सामग्री खरीदने पर उसे लाखों बैडेस पॉइंट्स खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन फेस मास्क नहीं। इसलिए वह बस किसी और में बदल सकता है, एक्वा पैलेस या कहीं और से आवश्यक सामग्री खरीद सकता है और रूनिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके अंधेरे जंगल में वापस टेलीपोर्ट कर सकता है। गया ने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए माइकल की योजना के बारे में सोचा।
फिर उसने आखिरकार अपना ध्यान हेनबर्ग की मौत पर केंद्रित कर दिया। सिर्फ ये सोचकर कि क्विंस ने हेनबर्ग को मार दिया है, गया का खून खौल उठा। वह उससे मिलने जाना चाहती थी और उसे टुकड़े टुकड़े करके चीर देना चाहती थी। मैं वेदोरा को जल्दी नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे 1 हफ्ते के अंदर क्विंस को मरवाना है। हम अपने अधीनस्थ को मारने वाले को ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने दे सकते। इससे हम कमजोर नजर आते हैं, गया ने गुर्राते हुए कहा। क्यों न हम कहीं और जाकर अपना गुस्सा बाहर निकाल दें? माइकल ने शैतानी मुस्कान के साथ पूछा। क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? माइकल की बात सुनकर गया भी शैतान की तरह मुस्कुराया, जिससे नाइटमेयर भ्रमित हो गया। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? अपनी कलाई को हिलाते हुए माइकल ने रीपर को मारने से पहले रीपर से मिला सुनहरा चर्मपत्र निकाला। अवोर में ग्रिम रीपर का मुख्यालय, माइकल ने कहा। अब समय आ गया था कि माइकल उनसे मिलने जाए और उन्हें कई मौकों पर अपनी जान जोखिम में डालने के लिए सजा दे। अगर माइकल ग्रिम रीपर्स को अकेला छोड़ देता तो पर्याप्त सिक्कों वाला कोई व्यक्ति हमेशा उसके सिर पर इनाम रखता। इसलिए माइकल ने या तो उन्हें खत्म करने या उन्हें मौत के आदेश में शामिल करने का फैसला किया। अध्याय 614 रीपर्स गिल्ड का दौरा। जब से ललारी और थेरा के बीच के जंगल में रात छा गई तो माइकल और गया छतरी के रास्ते नीचे उतरे और झाड़ियों में जा गिरे। वे जंगल से होकर आगे बढ़े। वे सूखी टहनियों और पत्तियों पर पैर रखते हैं और चरमराहट की आवाज़ें निकालते हैं। माइकल ने पर्यावरण मानचित्र पर ध्यान केंद्रित किया कि कहीं उनके आसपास कोई रीपर तो नहीं है, लेकिन माइकल को आश्चर्य हुआ कि उसे कोई आत्मा नहीं मिली। माइकल ने सोचा कि शायद रीपर्स गोपनीयता बनाए रखना चाहते हैं। आखिरकार कई लोगों के गश्त करने से उनका स्थान उजागर हो सकता है। गया ने मानचित्र का अनुसरण किया और अंततः वे जंगल से सटी पहाड़ियों पर पहुंच गए। जहां तक कोई देख सकता था उनके सामने पत्थर के अलावा कुछ नहीं था। ये यहीं कहीं होना चाहिए, गया ने खुरदरी सतह पर हाथ फेरते हुए अपनी सिलवटें सिकुड़ी। माइकल पहाड़ी से कुछ मीटर दूर प्राचीन बरगद के पेड़ों की छाया में खड़ा था। उसने ये पता लगाने के लिए जगह के चारों ओर देखा कि कहीं उनके आसपास कोई भ्रमपूर्ण रून तो नहीं है। फिर भी उसे कुछ नहीं मिला, जिसका मतलब था कि कोई भ्रम नहीं था। इसलिए थोड़ी देर बाद माइकल ने सिस्टम को बुलाया। सिस्टम, ये देखने के लिए जगह को स्कैन करें कि क्या कोई छिपा हुआ प्रवेश द्वार है। चूंकि यह सिर्फ एक साधारण घोटाला था, इसलिए सिस्टम ने केवल 5000 बदमाश अंक मांगे। इसके बाद माइकल से एक हल्की नीली रोशनी निकली जो केवल उसे दिखाई दे रही थी, पहाड़ी में छिपे हुए प्रवेश द्वारों की तलाश कर रही थी। ऑफ क्राउज, माइकल को पता था कि एक संभावना थी कि रीपर ने उसे गलत स्थान दिया था, लेकिन जब उसे चर्मपत्र मिला तो उसने रीपर की आंखों में देखा। इसलिए जब तक रीपर एक बेजोड़ झूठा न हो, ये जगह उनका ठिकाना होना चाहिए। क्या आपको यकीन है कि यह नक्शा वैध है? गया ने माइकल से पूछा। वह तब तक चुप रहा जब तक कि उसकी दृष्टि में नीली रोशनी जेड ग्रीन में नहीं बदल गई, जिसने एक क्षेत्र को स्पॉटलाइट किया। सिस्टम ने गुप्त सरणियों और रूनों द्वारा संरक्षित एक प्रवेश द्वार पाया है। क्या मेजबान उन्हें तोड़ना चाहता है? इससे मेजबान को 15,000 बदमाश अंक का नुकसान होगा। हाँ, माइकल ने बेपरवाही से कहा। सिस्टम द्वारा स्पॉटलाइट की गई पहाड़ी के हिलने के साथ ही जेड ग्रीन लाइट तेज हो गई। जल्द ही यह एक धीमी सी चरमराहट के साथ खुल गई। कैसे? कोई बात नहीं, गया चौंक गया, लेकिन वह उसके साथ इतनी देर तक थी कि उसे ऐसी चीज़ों से आश्चर्य नहीं होता। गुफा में कदम रखने से पहले गया ने अपने हाथ में प्रकाश की एक गेंद बनाई और उसे गुफा में फेंक दिया, ताकि न केवल गुफा में रोशनी हो, बल्कि यह भी पता चल सके कि कहीं कोई छिपा हुआ जाल तो नहीं है। इसके बाद वे दोनों सावधानी से गुफा से गुजरे, किसी भी क्षण मुसीबत की आशंका में। क्या ये जगह खाली होनी चाहिए? गया ने खाली गुफाओं को देखकर पूछा। वह समझ सकती थी कि बाहर कोई कटाई करने वाला क्यों नहीं था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि अंदर कोई गार्ड क्यों नहीं था। मुझे ऐसा नहीं लगता, माइकल ने कर्कश आवाज में कहा। वे बिना किसी जाल को चालू किए या रीपर से मिले बिना चलते रहे जब तक कि वे एक विशाल हॉल में नहीं पहुंच गए, जो गुफा के ऊपर लटके लाल रंग के झूमर से रोशन था। आश्चर्यजनक रूप से हॉल को किसी और ने फेंका हुआ लग रहा था। सभी टेबल या तो टूटी हुई थीं या उल्टी थीं, खोज बोर्ड नष्ट हो गए थे, और जो काउंटर हो सकता था वह जलकर राख हो गया था। ये वह नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी, गया ने कहा। उसने आगे बढ़ने के बजाय इधर उधर देखा। इस बिंदु पर माइकल को एहसास हुआ कि रास्ते में कोई गार्ड क्यों नहीं था या पर्यावरण स्कैनिंग मानचित्र पर कोई जीवन संकेत क्यों नहीं देखा गया था। माइकल धीरे धीरे जले हुए काउंटर के पास गया। उसने सोचा कि रीपर्स गिल्ड एक साधारण हॉल से बड़ा होगा। वह निराश था। यहाँ क्या हुआ? क्या किसी ने उन सभी को मार दिया? यदि हाँ, तो शव कहाँ हैं? गया ने हॉल के चारों ओर देखते हुए माइकल से पूछा। जब माइकल राख के ढेर के पास पहुंचा तो उसे कुछ नहीं मिला। फिर भी वह मुट्ठी भर राख उठाने के लिए नीचे झुका। माइकल ने राख में चांदी का तरल डालने से पहले सिस्टम स्टोरेज से एक हिस्सा निकाला।
चूंकि माइकल 5 स्टार अल्केमिस्ट था, इसलिए उसने अपने खाली समय में कई औषधियां बनाईं। ये औषधि उनमें से एक थी। उसने पहले जंगल में जैक के खून के निशान खोजने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। अगर किसी ने रीपर्स को जला दिया होता तो औषधि चांदी के तरल को अवशोषित करने के बाद राख को लाल कर देती। जैसा कि माइकल ने उम्मीद की थी, राख लाल हो गई। तो किसी ने उन सभी को मार डाला। लेकिन क्यों और किसने? इस जगह पर एक फ्यूजन स्टेज रीपर होना चाहिए। हर रीपर गिल्ड के पास एक होता है, गया ने अपनी क्रीज को सिकोड़ते हुए कहा। फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर के ऊपर वह जानती थी कि गिल्ड के पास शक्तिशाली रक्षा सरणियों और रूनों के साथ कई सोल रिफाइनिंग स्टेज कल्टीवेटर होंगे। यदि इस स्थान पर केवल एक ही फ्यूजन चरण साधक था तो वह वही होगा जिसने तैरते हुए पहाड़ पर मुझे मारने की कोशिश की थी। माइकल ने राख को जमीन पर फेंक दिया और अपने हाथों को धूल से साफ किया। मैंने उसे मार डाला, इस जगह को बिना किसी फ्यूजन स्टेज रीपर के छोड़ दिया। माइकल ये देखने के लिए इधर उधर मंडराता रहा कि क्या यहाँ क्या हुआ था, ये पता लगाने के लिए कोई सुराग है। लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जिसने भी उन्हें मारा उसने सबूत मिटाने का पूरा काम किया। हमें ये पता लगाना होगा कि क्या यह आपके पीछे किसी रीपर को भेजने से जुड़ा है या नहीं, गया ने कहा। माइकल ने सिर हिलाया। अगर हमें एलोन या ओज़र में कुछ रीपर मिल जाएं तो हमें कुछ विचार मिल सकते हैं। हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि यह किसी आंतरिक विवाद के कारण हुआ होगा। गया सही था। फिर भी माइकल को ऐसा नहीं लगा कि ऐसा था। निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उसे और अधिक ठोस सबूतों की आवश्यकता थी। लेकिन एक बात पक्की थी, वह कुछ समय के लिए रीपर से परेशान नहीं होगा। चलो चलें। माइकल ने गुफा से बाहर निकलने से पहले जगह जगह कुछ स्पाइडर फेंके। मान लीजिए कि हत्यारा या हत्यारे गुफा में वापस आ गए तो स्पाइडर उन्हें पकड़ लेंगे। गुफा से बाहर निकलने के बाद माइकल और गया ने बादलों के पार उड़ते हुए और भी ऊपर उड़ान भरी। फिर वे तारों वाले आकाश का आनंद लेने के लिए रुक गए। भगवान सूचना, उसे इस बारे में कुछ पता हो सकता है, माइकल ने कहा। वह योगिनी सूचना बेचकर अपना जीवन यापन करती थी, इसलिए अगर किसी को रीपर्स गिल्ड विनाश के बारे में पता था तो वह वही था। समय क्यों बर्बाद करें, चलो अब वहां चलते हैं। आप हमें वहां टेलीपोर्ट कर सकते हैं, है न? अगर कोई पूछे तो हम कह सकते हैं कि हमने कुछ टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का इस्तेमाल किया है जो हमें किसी खंडहर से मिले थे। माइकल ने गया से सहमति जताई। हालांकि दृश्य बहुत आकर्षक था, लेकिन वह इसका आनंद लेने के मूड में नहीं था। इसके बजाय माइकल ने सिस्टम को अपने पुराने लूसीफर कवच को हटाने के लिए कहा। हंटर के लिए धन्यवाद जो अपने डार्क सूट 2 अपने नवीनतम कवच को पहनकर गायब हो गया। माइकल को अपना पुराना कवच पहनना पड़ा। उसके कारण माइकल को फिर से नया कवच बनाना पड़ा। लेकिन इस बार माइकल ने अपना समय लेने और सिस्टम से खरीदी गई सामग्रियों से कवच बनाने का फैसला किया। ऐसा करने के लिए माइकल को पहले सिस्टम को अपग्रेड करना था, जिसे वह नीलामी खत्म होते ही कर लेगा। जब माइकल सर्टन में एक शराबखाने के पीछे दिखाई दिया तो आधी रात हो चुकी थी। सड़कें खाली थीं, उन पर सफ़ेदी की एक छोटी सी परत बिछी हुई थी। बर्फ के टुकड़े उन पर बरस रहे थे, जिससे रात और भी ठंडी और सुंदर हो गई थी। चूंकि माइकल और गया ने लॉर्ड इन्फॉर्मेशन का कई बार दौरा किया था, इसलिए वे मैरी के फूल का रास्ता जानते थे जहां लॉर्ड इन्फॉर्मेशन रहता है। सड़कों पर जुगनू और गिरती बर्फ के कणों के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। माइकल और गया अंधेरे की आगोश में पक्की सड़कों पर चलते रहे जब तक कि उन्हें मैरी की फूलों की दुकान नहीं दिखी जो जगमगा रही थी। इस समय भी दुकान 2 स्ट्रीट लैंप और गुलाबों के ऊपर चमकते नीले रंग के रगड़ से रोशन थी। चिपक जाओ, माइकल ने दरवाज़ा खोला और दरवाजे पर लगी घंटी बजाए। मैरी के फूलों में आपका स्वागत है, पहले वाली वही भूरे बालों वाली लड़की ने माइकल और गया का स्वागत एक चमकदार मुस्कान के साथ किया। क्या हम लॉर्ड इन्फॉर्मेशन से मिल सकते हैं? यह एक ज़रूरी मामला है, माइकल ने कहा। उन्हें अंदर भेजो। माइकल ने लॉर्ड इन्फॉर्मेशन की आवाज़ कमरे में गूंजती सुनी। वे दोनों लड़की का पीछा करते हुए गुलाब के गुलदस्ते से भरे कांच के रैक में से एक के पास गए। कांच के दरवाजे को खिसकाते हुए लड़की ने पहले की तरह ही बीच में गुलदस्ता खींच लिया। कमरे में प्रवेश करने के बाद माइकल ने लॉर्ड इन्फॉर्मेशन को चर्मपत्रों के एक लंबे ढेर के साथ ओक की मेज के पीछे बैठे देखा। उसके पास इतने चर्मपत्र थे कि एक बड़े आदमी को उसके नीचे दफना दिया जा सकता था। मोमबत्ती की रोशनी ने योगिनी के थके हुए चेहरे को रोशन कर दिया। आप रॉयल लैंड से थेरा और थेरा से यहाँ तक बहुत तेजी से यात्रा कराए। लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने माइकल और गया को आश्चर्यचकित कर दिया। सच कहूँ तो माइकल भी लॉर्ड इन्फॉर्मेशन की पहुंच की सीमा से घबरा गया था। माइकल सोचता था कि वह केवल एलोन और ओज़र में ही काम करता है। अब उसे एहसास हुआ कि अवोर भी उसकी पहुंच से बाहर नहीं था। माइकल और गया ने लॉर्ड इन्फॉर्मेशन के सामने अपनी सीटें लेने के बाद वह जो चर्मपत्र पढ़ रहा था उसे बंद कर दिया और अपनी निगाहें उनकी ओर घुमा लीं। तो मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने पूछा। किसी ने मेरे सिर पर फिर से इनाम रखा है, लॉर्ड इन्फॉर्मेशन।
मुझे ये जानना है कि वह कौन है, और हमेशा की तरह मैं उस जानकारी के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, माइकल ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा। हमें रीपर्स गिल्ड के स्थानों की भी आवश्यकता है, गया ने पूछा। लॉर्ड इन्फॉर्मेशन को कभी भी इस बात की चिंता नहीं रही कि उनके ग्राहक उनके द्वारा दी गई जानकारी का क्या करेंगे। उनके ग्राहक गोपनीयता को महत्व देते थे, इसलिए गया को पता था कि वह जो भी पूछेगी वह सख्ती से उनके बीच ही रहेगी। मेरे पास आपको देने के लिए 2 तरह की जानकारी है। पहली, जो आपको 100,000 सिक्कों में मिलेगी। दूसरी के लिए आपको सिक्के खर्च करने नहीं पड़ेंगे, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। लेकिन जाहिर है दूसरी बहुत मूल्यवान है और शायद आपको कुछ जवाब दे सकती है, लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने माइकल से कहा, जैसे कि वह उम्मीद कर रहा था कि घोस्ट रीपर्स गिल्ड के बारे में पूछताछ करेगा। यह एक लंबा दिन है, लॉर्ड इन्फॉर्मेशन, इसलिए मुझे सीधे बताइए कि आपको क्या चाहिए, माइकल ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। सिर हिलाते हुए लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने अपनी कलाई हिलाई, क्योंकि कई कीमिया सामग्री एक पुराने घिसे हुए चर्मपत्र के साथ मेज पर प्रकट हो गई। मुझे अनुमान लगाने दीजिए, आप चाहते हैं कि मैं इनका उपयोग करके आपके लिए एक गोली या औषधि तैयार करूं? माइकल ने मेज पर रखी सभी कीमिया सामग्री को देखते हुए पूछा। हालांकि यह एक आसान काम लग रहा था, लेकिन माइकल और गया दोनों जानते थे कि अगर यह आसान काम होता तो लॉर्ड इन्फॉर्मेशन सिक्कों के बजाय यह नहीं मांगते। हालांकि माइकल 5 स्टार अल्केमिस्ट के डोमेन के भीतर किसी भी गोली या औषधि को परिष्कृत कर सकता था। गोली को 3 मिनट के भीतर संचालित करने की आवश्यकता है, मास्टर घोस्ट। 3 मिनट, गया ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। सामग्री और चर्मपत्र को देखकर गया को यकीन हो गया कि यह कोई प्राचीन नुस्खा है जिसके लिए परम कौशल की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि उसे माइकल पर शक था, लेकिन 3 मिनट बहुत कम लग रहे थे। अध्याय 615, हथियारों का एक गिरोह शुरू करने की योजना। अगर आपको नहीं लगता कि मैं इस काम के लिए सही आदमी हूं, तो आप मुझे ये काम नहीं देते। इसलिए मुझे इसे आजमाने दीजिए, माइकल ने कहा, उसके स्वर में आत्मविश्वास झलक रहा था। जब से वह एक कीमियागर बना है, उसने हजारों गोलियां और औषधियां परिष्कृत की हैं। गोलियां और औषधियां परिष्कृत करना उसका दूसरा स्वभाव बन गया था, सांस लेने जितना आसान। जब माइकल चर्मपत्र का निरीक्षण कर रहा था, लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने कुछ इंच लंबा घंटा लिया और उसे मेज पर रख दिया। क्या आप तैयार हैं? लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने पूछा। माइकल ने सिर हिलाया, जिससे पन्ना हरी लपटें उसकी हथेली के ऊपर नाचने लगीं। अब आपका समय शुरू होता है, लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने घंटा को उल्टा कर दिया, जिससे एक तरफ से रेत धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। काम पूरा करने के लिए कम समय होने के बावजूद माइकल शांत रहा, क्योंकि वह जितना शांत रहता उतना ही अधिक ध्यान वह अपने काम पर लगा पाता। वह बाज की तरह ध्यान केंद्रित करता रहा और एक के बाद एक सामग्री को आग में डालता रहा। माइकल के बगल में एक पैर दूसरे पर रखकर बैठी गई गाय ने आग में सामग्री के चटकने की आवाज़ सुनी। आग की लपटों से आने वाली हल्की गर्मी उसे मां के आलिंगन की तरह ढंक रही थी, जो उसे हवा में मौजूद ठंड से बचा रही थी। जब भी वह सांस छोड़ती तो उसे अपनी सांसें दिखाई देती। आने वाली सर्दी के कारण कमरे के अंदर बहुत ठंड थी। धीरे धीरे रेत घड़घड़ी के अंदर ऊंची होती गई। अंत में लगभग आधी रेत ऊपर से नीचे गिर गई जब 12 गहरे बैंगनी मोती जैद हरे रंग की लपटों के ऊपर मंडरा रहे थे। लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने अवोर के कई शीर्ष कीमियागरों को माइकल द्वारा किए गए काम को करने की कोशिश करते और असफल होते देखा था। सीधे शब्दों में कहें तो एल्फ माइकल की क्षमता से भयभीत था। यहाँ तक कि उन ऑक्स के बीच भी जिनके पास कीमिया के लिए एक प्राकृतिक प्रतिभा थी, उसके पहले मानव जैसा कोई नहीं था। लॉर्ड इन्फॉर्मेशन को पता था कि समय के साथ घोस्ट कीमिया की दुनिया में शीर्ष कुत्ता बन जाएगा। गया और लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने एक शब्द भी नहीं बोला। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका ध्यान भंग हो सकता है। ज्वाला के ऊपर मोती बनने के बाद माइकल ने अपनी बाहों को एक साथ खींचने से पहले ज्वाला को गायब होने की इच्छा की। जैसे कि मोती उसके हाथों से जुड़े हुए थे, वे धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खींचे चले आए। फिर मोती धीरे धीरे एक दूसरे में मिल गए, एक हाथ के आकार की गेंद बन गई और फिर हवा में एक चमकदार बैंगनी गोली में संघनित हो गई। लगभग 2 मिनट में खत्म हो गया, माइकल ने मुस्कराते हुए कहा। लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने गोली से आने वाली मीठी सुगंध को सूंघते हुए गोली को देखा। इसने बासी कागज की महक वाली हवा को सुगंधित बना दिया। जैसा कि आप चाहते थे, 90% शुद्ध गोली। अब सौदे के अपने हिस्से को पूरा करने का समय आ गया है, लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने गोली की जांच की जब तक कि उन्होंने इसे लाल कपड़े से गद्देदार लकड़ी के बक्से में नहीं रख दिया। उसके बाद लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने मेज पर एक दराज खोला। माइकल और गया ने कुछ खड़खड़ाहट सुनी, जैसे कि योगिनी कुछ चर्मपत्रों में से कुछ खोज रही थी। फिर अंततः उसने लाल कागज से बना एक चर्मपत्र निकाला। हालांकि योगिनी ने इसे माइकल को नहीं सौंपा, इसके बजाय उसने इसे खुद पढ़ने के लिए खोला। ग्रिम रीपर्स अब नहीं रहे, लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने बेपरवाही से कहा। क्या? गया ने अपनी सिलवटें सिकोड़ी।
वह कसम खा सकती थी कि उसने अभी अभी योगिनी को ये कहते हुए सुना था कि ग्रिम रीपर्स अब नहीं रहे। ये सही है, कल रात वे सभी खत्म हो गए। यदि आप उनके मुख्यालय में जाते हैं तो आपको खंडहरों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने कहा। लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने भूत की प्रतिक्रिया देखने के लिए चर्मपत्र से ऊपर देखा। जैसी कि उम्मीद थी, भूत के माथे पर काली रेखाएं थीं। ये निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है। जिसने भी मेरे पीछे रीपर भेजा उसने सबूत मिटाने के लिए दूसरों को मार डाला। लेकिन किसने और क्यों? माइकल ने खुद से सवाल किया। कम से कम अब आपको रीपर्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आखिरकार कोई गिल्ड नहीं, कोई अनुबंध नहीं। माइकल की सोच को लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने बाधित कर दिया। लॉर्ड इन्फॉर्मेशन की बात सुनने के बाद माइकल का उनके गिल्ड स्थानों पर जाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसे कुछ नहीं मिलेगा। जिसने भी उन्हें मिटाया वह पूरी तरह से तैयार था। खंडहरों की जांच करने जाना समय की बर्बादी होगी। लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने अपने ग्राहकों को झूठी या असत्यापित जानकारी देकर अपना साम्राज्य नहीं बनाया था। इसके अलावा माइकल को अपना समय बर्बाद करने के बजाय प्लेग के लिए और अधिक इलाज तैयार करने थे। धन्यवाद लॉर्ड इन्फॉर्मेशन। माइकल खड़ा हो गया क्योंकि उसके पास एल्फ से पूछने के लिए और कुछ नहीं था। यहाँ एक निःशुल्क जानकारी है मास्टर घोस्ट। अवोर केवल इंद्रधनुष और तितलियां नहीं है, लॉर्ड इन्फॉर्मेशन ने कहा जब माइकल ने एल्फ को उसके कामों पर छोड़ने से पहले सिर हिलाया। यह क्या बकवास था? मैरी की फूलों की दुकान से बाहर निकलते ही गया ने कहा। क्या अब ग्रिम रीपर्स नहीं रहे? मुझे नहीं लगता कि यह संयोग है कि किसी ने आपके और रीपर्स गिल्ड के अचानक अस्तित्व से मिट जाने के बाद फ्यूजन स्टेज रीपर भेजा। गया की आवाज़ गंभीर थी। ऐसा नहीं है, माइकल ने शांति से कहा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ मानव, मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। गया ने गहरी सांस ली। दूसरी ओर माइकल हमेशा की तरह शांत रहा। सबको ये सोचने पर मजबूर कर देने से कि हंटर ही डार्क लॉर्ड है, उसके कंधे से बहुत ज्यादा दबाव हट गया। इस दबाव के बिना माइकल योजना बनाने और चीज़ों को ज्यादा स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम था। जिसने भी रीपर्स को मिटाया उसने हमारा उपकार किया। जैसा कि एल्फ ने कहा, अब कोई भी हमारे सिर पर इनाम नहीं रख सकता। यह अफसोस की बात है कि हम अपने संगठन में ग्रिम रीपर्स को शामिल नहीं कर पाए, लेकिन ये किसी बड़ी चीज़ का रास्ता खोलता है, कुछ ऐसा जिसमें मैं सबसे अच्छा हूँ। माइकल मुस्कुराया। उसके चेहरे पर चमकीली मुस्कान देखकर गया आश्चर्य से दंग रह गया। उसकी मुस्कान उस बच्चे की तरह थी जिसे एक नया खिलौना मिला हो जिसे वह लंबे समय से चाहता था। उस मुस्कान ने गया के दिल की चिंताओं को हमेशा की तरह मिटा दिया। ठीक है, तुम स्पष्ट रूप से कुछ योजना बना रहे हो। बताओ क्या है? गया ने पूछा। क्या ये स्पष्ट नहीं है मेरी प्यारी स्नेकी? माइकल ने उसके गाल को इतनी जोर से चुटकी काटी कि उसके गाल लाल हो गए। हम अपना खुद का हत्यारा संघ शुरू करने जा रहे हैं, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। सी फॉक्स के आगमन के बारे में पता चलने के बाद माइकल को पता था कि उसे अपनी सेना की ताकत को और मजबूत करने की जरूरत है। वह इन साधकों की प्रकृति को जानता था। जल्दी या बाद में वे ऊपर वालों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे ताकि वे अधिक शक्तिशाली हो सकें। जहां तक उसका सवाल था, उन्होंने डार्क लॉर्ड को अपनी दुनिया में कदम रखने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया। वह भी सी फॉक्स की परवाह नहीं कर सकता था। हालांकि चूंकि वे डार्क लॉर्ड को खोजने के लिए दृढ़ थे, इसलिए वह वापस लड़ेगा। यही उसका संकल्प था। अपनी खुशी के लिए उसे अपनी शक्ति बढ़ाने का एक नया अवसर मिला। इस समय जनरल क्विंस एक अंधेरी गुफा से गुजर रहा था। उसने अपने सामने के रास्ते को रोशन करने के लिए एक तेल की मशाल का इस्तेमाल किया। गुफा के बारे में कुछ अजीब था। क्विंस उस भावना का वर्णन नहीं कर सकता था, लेकिन वह वहां थी। अगर उसे करना होता तो वह गुफा को बुराई का घोंसला बताता। क्विंस जैसे युद्ध के अनुभवी भी आगे बढ़ते हुए कांप उठे। आखिरकार बिना किसी गार्ड या हथियार के लगभग 15 मिनट तक चलने के बाद क्विंस एक पत्थर के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने पत्थर के दरवाजे पर 3 बार दस्तक देने से पहले एक गहरी सांस ली। दरवाजा धीरे धीरे खुला, दीवारों पर लाल रंग के गोले से जगमगाते एक अंधेरे कमरे को प्रकट किया। क्विंस ने अपनी नाक हिलाई, हवा में फैली दुर्गंध को अपने नथुने में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की। उसने इस जगह के मालिक का पता लगाने के लिए इधर उधर देखा। इसके बजाय उसे केवल खून से सने चाकू, दीवारों पर खून के धब्बे और मांस के कुछ टुकड़े के साथ स्टील की मेजें मिलीं। इस जगह ने क्विंस को कुछ कसाई की दुकानों की याद दिला दी। केवल वे मवेशियों के बजाय इंसानों को काटते थे। क्विंस ने दासों और अनाथों को इस जगह भेजकर खूब पैसा कमाया। क्विंस को किसी चीज का डर नहीं था। कोई युद्ध या कोई अकाल उसे अपने नियोक्ता के अलावा सिहरन नहीं दे सकता था। अपने नियोक्ता से मिलने के विचार से ही उसे सिहरन हो जाती थी। क्विंस, उसका शरीर अकड़ गया जब उसने कमरे में फुसफुसाहट सुनी। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? आवाज फिर फुसफुसाए। यह न तो किसी पुरुष की लग रही थी और न ही किसी महिला की, बल्कि यह आवाज जानवरों जैसी थी। हाँ,
क्विंस ने कहा। कांपते हुए उसके माथे पर पसीने की बूंदें बन गईं। उसने अपना सिर घुमाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग उसकी आज्ञाओं का पालन करने से इनकार कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, फुसफुसाहट उसके कान के पास सुनाई दी। वह महसूस कर सकता था कि उसकी गर्दन सीधी खड़ी हो गई। उसे सोचने का समय ही नहीं मिला था कि तभी उसे लगा कि कोई ताकतवर ताकत उसे खून से सनी स्टील की मेज पर धकेल रही है। क्विंस ने अदृश्य ताकत से लड़ने के लिए हिंसक तरीके से हाथ पैर हिलाए। हालांकि ताकत ने उसे जमीन से उठाकर मेज पर रख दिया। उसके हाथ और पैर अकड़ गए क्योंकि क्विंस अब उन्हें महसूस नहीं कर पा रहा था। वास्तव में उसकी आंखों में केवल भावनाएं थीं। जल्द ही क्विंस ने लाल गोले टिमटिमाते हुए देखे। आप बाद में मुझे धन्यवाद देंगे, आवाज ने कहा। क्विंस को अपने रहस्यमय नियोक्ता को देखने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह नहीं जानता था कि नियोक्ता पुरुष है या महिला। वास्तव में उसे ये भी संदेह था कि यह एक इंसान भी है। उसकी नज़र में जो आकृति दिखाई दी वह एक मानवीय आकार की थी, लगभग 3 मीटर लंबी और गहरे रंग के हुड वाले लबादे में ढकी हुई थी, जिससे वे आत्माओं से मिलते जुलते थे। लबादे के कारण चेहरा मुश्किल से दिखाई दे रहा था। क्विंस ने जो कुछ भी देखा वह धूसर और सड़ा हुआ था, एक सड़ती हुई लाश की तरह लग रहा था। उसकी सांसों से सड़ांध आ रही थी, खून और जहर की तरह। HRRRRRMMMMM। क्विंस ने अपना शरीर हिलाने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। अपनी आंखों को छोड़कर वह अपने शरीर का 1 इंच भी नहीं हिला सका। तुमने मौत के पिंजरे को हिला दिया, प्राणी फुसफुसाया क्विंस के चारों ओर हवा में उड़ते हुए। यह मुलाकात एक आदान प्रदान होने वाली थी। उसे वह खूनी ब्लेड दिखाना था जिसने हाइनबर्ग की जान ले ली और बदले में उक्त सोने के सिक्के प्राप्त करने थे। लेकिन 1 लाख सालों में भी क्विंस ने नहीं सोचा था कि वह इस यातना की मेज पर समाप्त हो जाएगा। अब केवल उपहार ही तुम्हें बचा सकता है। आकृति ने अपने चिपचिपे भूरे हाथ से क्विंस को छुआ। जब उसने उसकी त्वचा को छुआ तो उसे अपने पूरे शरीर में हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड महसूस हुई। EEEEGHHH। क्विंस ने सांस के लिए हौंफते हुए कहा क्योंकि उसकी आंखें अचानक शुद्ध बर्फ के टुकड़ों की तरह सफ़ेद हो गईं। वह जीव धीरे धीरे क्यूनिट्स के सिर के ऊपर से फिसला और उसकी गर्दन में अपने ठंडे नाखून घुसाता चला गया। फिर अचानक उसने क्विंस की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। जैसे ही जीव ने अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ाए, उसकी गर्दन से खून बहने लगा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। धीरे धीरे क्विंस की त्वचा से नसें बाहर निकल आईं। कुछ ही पलों में क्विंस ने अपना मुंह खोला, धीरे धीरे अपने कैनाइन दांत को बाहर निकाला, जो पिशाच के नुकीले दांतों का आकार ले रहा था। अध्याय 616। एक्वा नीलामी शुरू होती है। एक्वा पैलेस यासेरियस से लगभग 3000 मील दूर था, जहां वोल्डीगार्ड महल स्थित था। आमतौर पर एक कल्टीवेटर को एक्वा पैलेस तक पहुंचने में 3 से 4 दिन लगते थे। चूंकि ईव माइकल के साथ 4 सोल रिफाइनिंग स्टेज प्रोटेक्टर के साथ थी, इसलिए माइकल, गया और नाइटमेयर ने टेलीपोर्ट करने के बजाय एक्वा पैलेस की ओर उड़ान भरी। इन 3 दिनों के दौरान माइकल ने बहुत शांतिपूर्ण जीवन जिया। उसने ईव से कल्पित बॉनों, उनके संचालन के तरीके और अवोर में शक्ति गतिशीलता के बारे में बात की। माइकल ने उनके उड़ने बंद होने पर उन्हें जमा करने के लिए दवाएं बनाईं और आराम करने के लिए शिविरों को उड़ा दिया। महारानी का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए प्रतिद्वंद्वी परिवारों ने नीलामी समाप्त होने तक वोल्डीगार्ड को अनदेखा करना चुना। आखिरकार जब बादलों ने सुबह के सूरज को ढक लिया तो मुश्किल से कोई सूरज की किरणें निकल पा रही थीं। माइकल और बाकी लोग एक्वा पैलेस पहुंचे। द्वीप पर लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई क्योंकि अधिक से अधिक लोग शानदार जहाज़ों, हवाई जहाज़ों और माइकल की तरह उड़ान भरकर द्वीप पर पहुंचे। द्वीप पर धातु के कवच पहने दर्जनों सैनिक और साधारण जादूगर की पोशाक पहने साधक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता से खड़े थे। शहर में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रवेश शुल्क के रूप में 10,000 सिक्के देने पड़ते थे। केवल इस तरह से वे गार्ड द्वारा बाहर निकाले बिना एक्वा पैलेस में प्रवेश कर सकते थे। एक्वा पैलेस बहुत से लोगों को वीआईपी कार्ड नहीं देता था, बल्कि केवल प्रतिष्ठित और शक्तिशाली लोगों को देता था। हर बार जब नीलामी शुरू होती थी तो सैनिकों को वीआईपी कार्ड धारकों के बारे में सूचित किया जाता था ताकि वे उन्हें अत्यंत सम्मान और उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर सकें। इस वजह से सैनिकों ने तुरंत ईव को पहचान लिया और उन्हें बाकी लोगों की तरह चलने के बजाय सीधे प्रवेश द्वार पर जाने दिया। हालांकि विशेष व्यवहार को देखने वाले रईसों को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने गार्ड से सवाल करने की हिम्मत नहीं की, जो कि एक्वा पैलेस पर सवाल उठाने के बराबर था। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक्वा पैलेस ने नीलामी को लोहे की मुट्ठी से चलाया। नीलामी में कोई भी रुकावट सीधे गार्ड की बर्खास्तगी का कारण बनती थी। कभी कभी वे नौकरी खो देते थे और कभी कभी वे अपनी जान गंवा देते थे। इसलिए गार्ड हर किसी पर बाज की तरह नजर रखते थे। महल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने हवा में चमकते तीर देखे, जो वीआईपी मेहमानों को उनके आवंटित कमरों की ओर ले जा रहे थे। कुछ लोगों ने ईव को चौंक कर देखा, लेकिन उसने सबको नज़रअंदाज कर दिया। माइकल ने देखा कि वहां एक भी ऐसा नहीं था जिसने ईव को दोस्ताना मुस्कान के साथ बधाई दी हो।
वास्तव में उन्होंने नाइटमेयर या माइकल की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। चूंकि माइकल और समूह महल में जल्दी पहुंच गए थे, इसलिए वे दूसरी मंजिल पर जाते समय अन्य वीआईपी मेहमानों से नहीं मिले। ईव और उसके संबंध के कारण कीमिया गिल्ड से प्राप्त नीलामी टोकन बेकार हो गया। अपने टोकन का उपयोग करने के बजाय वह अब वस्तुओं पर बोली लगाने के लिए ईव के वीआईपी कार्ड का उपयोग कर सकता था। आरामदायक सोफे पर अपनी सीटें लेने के बाद माइकल ने बाहर स्टेडियम को देखा। इसने उसे पृथ्वी पर फुटबॉल स्टेडियमों की याद दिला दी। वह जानता था कि एक्वा पैलेस ने सिर्फ प्रवेश शुल्क से ही लाखों कमाए होंगे। स्टेडियम को लोगों से पूरी तरह भरने में 1 घंटा लगा। बाहर का माहौल मधुमक्खी के छत्ते जैसा था, लेकिन अंदर लोगों ने एक शब्द भी नहीं सुना। वीआईपी कमरों में विशेष रूम थे जो वीआईपी के लिए एक शांत वातावरण साबित करने के लिए अधिकांश अविभाज्य गपशप को फिल्टर करते थे। नीलामी घर को देखते हुए माइकल को पुरानी यादों का एहसास हुआ। अभी कुछ समय पहले की बात नहीं है जब वह नीलामी में भाग लेने के लिए फीनिक्स मनो में गया था। उस समय वह एक कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर भी नहीं था। उसे याद आया कि कैसे उसने लॉर्ड जूलियस से बचने के लिए एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल खरीदा था। लेकिन अब जब उसने सब कुछ के बारे में सोचा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सिर्फ 18 महीनों में वह एक नीलामी से भागने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े नीलामी घरों से वीआईपी ट्रीटमेंट पाने तक पहुंच गया। एक्वा पैलेस के बाहर कई रईस नीलामी घर में प्रवेश करने के लिए लंबी लाइन में बाहर इकट्ठे हुए। जैसे जैसे समय बीतता गया, द्वीप के ऊपर कई शानदार हवाई जहाज दिखाई दिए। उनमें से एक को गहरे लाल और काले रंग में रंगा गया था। अगर माइकल बाहर होता तो वह हवाई जहाज की तुलना ज़ेपेलिन से करता, लेकिन फिर वह उत्सुक होने की बजाय ज़्यादा क्रोधित होता, क्योंकि जहाज पर किंगडम थूसिया का प्रतीक था। उग्र वस्त्र पहने कई आकृतियां ज़ेपेलिन से उड़कर सीधे ऊपर से महल में प्रवेश कर गईं। माइकल और उसके समूह की तरह वे अपने वीआईपी कमरों तक पहुंचने के लिए तीरों का अनुसरण करते रहे, इस बात का अंदाज़ा लगाए बिना कि उसके कट्टर दुश्मन उसके कमरे के बगल में बैठे हैं। माइकल सोफे पर बैठा ईव, गया और नाइटमेयर के साथ एक्वा पैलेस द्वारा पेश किए गए संतरे के जूस का आनंद ले रहा था। इस समय स्टेडियम वीआईपी कमरों सहित लोगों से पूरी तरह भरा हुआ था। एक्वा पैलेस के विपणन के कारण यह नीलामी पिछले दशक की सबसे बड़ी नीलामी में से एक बन गई। चूंकि माइकल ने अपना समय औषधि बनाने में बिताया और गया ने अपना समय खेती में बिताया, इसलिए उन्हें नीलामी में आने वाली वस्तुओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अगर उनके पास वस्तुओं को खरीदने के लिए पर्याप्त सिक्के होते तो वे इसकी परवाह करते, लेकिन जहां तक उनका सवाल था, वे अपने पास मौजूद सिक्कों के बदले नीलामी में कुछ खरीदने के लिए भाग्यशाली होते। आखिरकार 20 मिलियन अवोर में रईसों और वीआईपी लोगों के लिए जेब खर्च था। ... दुष्वप्न ने पूछा। 5 मिलियन, बस। गया ने इसके बारे में सोचने में कुछ सेकंड भी नहीं लगाए। वह अपनी जान की बाजी लगा सकती थी कि इलाज कम से कम 5 मिलियन सोने के सिक्कों में बिकेगा। उसके मन में इस बात का जरा भी संदेह नहीं था कि रईस इलाज को सिर्फ अध्ययन करने के लिए खरीदेंगे ताकि वे अपने लिए इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकें। 5 मिलियन, मुझे लगता है कि यह ज़्यादा में बिकेगा, खास तौर पर अब जब पिघला हुआ प्लेग आसपास के राज्यों में फैल गया है, ईव ने कहा। ईव अभी भी इस बात से सदमे में थी कि फिलवेंडर और उसके परिवार ने उसके साथ क्या किया था। इसलिए जेनिफर के विपरीत ईव को आसपास के राज्यों में कुछ रईसों के प्लेग की चपेट में आने की कोई परवाह नहीं थी। सच कहूं तो ईव का दिमाग चकरा गया था क्योंकि वह अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रही थी। उसका एक हिस्सा एल्फ से बदला लेना चाहता था, लेकिन दूसरा माफ़ करना और भूल जाना चाहता था। इस वजह से उसने अपना दिमाग दूसरी चीज़ों में लगा दिया, जैसे कि प्रशिक्षण, खेती करना और बेशक अपने नए सबसे अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताना। माइकल और गया के मार्गदर्शन के साथ ईव ने पहले से ही वोल्डिगार्ड्स का नेतृत्व अपने पिता से बेहतर तरीके से करने के लिए विचारों के साथ आना शुरू कर दिया था। हालांकि शेष बुजुर्गों में से लगभग 60% ने जेनिफर का समर्थन किया, लेकिन सौभाग्य से उसने बिना सोचे समझे परिवार का नेतृत्व करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा उसने ईव को परिवार का नेतृत्व करने के लिए बेहतर माना, न कि खुद को। माइकल खुश था कि जेनिफर एक और शर्मीली लड़की नहीं बन गई जो अंततः उसकी दुश्मन बन जाएगी। हालांकि जेनिफर को महाद्वीप में पिघली हुई प्लेग फैलने तक इंतजार करने का विचार पसंद नहीं था, लेकिन उसने माइकल या गाय से सवाल नहीं किया। इसके विपरीत सब कुछ के बावजूद जेनिफर ने उनके प्रति आभार महसूस किया। अगर घोस्ट न होता तो वह शिकायत करने के लिए जीवित नहीं होती। अच्छा, गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे और भी खुशी होगी अगर महारानी खुद प्लेग से बीमार हो जाएं। गाय ने खुद से सोचा, लेकिन इन शब्दों को जोर से बोलने की हिम्मत नहीं हुई। दूसरी ओर माइकल को आश्चर्य हुआ कि थूशियन नीलामी में भाग लेंगे या नहीं। आखिरकार वे एक साथ कई राज्यों के साथ युद्ध में थे। इस क्षण तक उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि थूसिया में कई एल्डर और एक मंत्री बगल में बैठे थे और कुछ एल्डर से काफ़ी बातचीत कर रहे थे। इतना समय क्यों लग रहा है?
नाइटमेयर भीड़ भरे स्टेडियम को देखकर खुद को रोक नहीं पाया। वहां एक भी सीट खाली नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नीलामी शुरू नहीं की। इसलिए नाइटमेयर को आश्चर्य हुआ कि एक्वा पैलेस को नीलामी शुरू करने से क्या रोक रहा था। उसने विशेष रूप से ईव की ओर उत्तर के लिए देखा, लेकिन उसके पास कोई उत्तर नहीं था। लेकिन जब वह कहने वाली थी कि उसे कारण नहीं पता, तो उन सभी ने एक वज्रपात किया जो पूरे क्षेत्र में गूंज उठा। वज्रपात के बाद पूरा स्टेडियम मौत की तरह शांत हो गया। वे सभी ये देखने के लिए इधर उधर देखने लगे कि क्या हो रहा है। कुछ लोगों को लगा कि नीलामी शुरू होने वाली है, लेकिन ईव जैसे लोग जो पहले नीलामी में शामिल हुए थे, उन्हें पता था कि ऐसा नहीं था। कुछ सेकंड बाद आसमान से एक चमकदार सुनहरी रोशनी दिखाई दी और स्टेडियम के ठीक बीच में आकर गिरी। चमकदार सुनहरी रोशनी से एक ऐसी गर्मी निकली जिसे माइकल सहित स्टेडियम में मौजूद हर कोई महसूस कर रहा था। अपनी एक्स-रे दृष्टि के कारण माइकल सुनहरे प्रकाश में खड़े एक आदमी को देखने में सक्षम था। माइकल को आश्चर्य हुआ कि वह व्यक्ति भी एक फ्यूजन स्टेज साधक था जो हाफ इमोर्टल स्टेज तक पहुंचने से सिर्फ एक स्तर दूर था। माइकल थोड़ा आगे बढ़ा और उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। जो भी था, उस व्यक्ति को नाटकीयता पसंद थी। वह वीआईपी चैनल के माध्यम से जगह में प्रवेश कर सकता था, लेकिन उसने स्टेडियम के ऊपर खुली जगह से प्रवेश करना चुना। उस व्यक्ति को वीर प्रवेश पसंद था। सुनहरी रोशनी ने उस व्यक्ति को 1 या 2 मिनट तक घेरे रखा जब तक कि वह धीरे धीरे फीकी नहीं पड़ गई। तभी हर कोई उस व्यक्ति को देख सकता था जो अभी अभी आया था। ये सुनहरा राजकुमार है, भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, बिना यह महसूस किए कि स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। अध्याय 617 अवोर के युद्ध देवता। एल्फ अपने सिर को छोड़कर पूरी तरह से सुनहरी धातु की प्लेटों से लैस था। इसलिए माइकल हवा में लहराते हुए उसके सुनहरे बालों, नीली आंखों और चमकती त्वचा को देख सकता था। उसने वीआईपी कमरों में से एक की ओर उड़ने से पहले बस भीड़ की ओर हाथ हिलाया। एल्वेन राजकुमार वीआईपी कमरे में जाने के रास्ते में एक सुनहरी रोशनी का निशान छोड़ गया। एल्फ के उसकी नज़रों से ओझल हो जाने के बाद माइकल ने ईव से सवाल करने के लिए अपना सिर झुकाया। वह कौन है? गोंडोलिन का तीसरा राजकुमार, ईव ने कहा। गोंडोलिन को अवोर की राजधानी कहा जा सकता है क्योंकि महारानी वहां से महाद्वीप पर शासन करती थीं। हालांकि बौनों ने महारानी के अधिकार को कभी नहीं पहचाना, लेकिन बौने महारानी के साथ खिलवाड़ करने से बचते थे। क्यों? क्योंकि बौने राजकुमारों से डरते थे। अवोर के 6 राजकुमारों को सामूहिक रूप से युद्ध देवता कहा जाता था। युद्ध के प्रत्येक देवता इतने शक्तिशाली थे कि वे गोंडोलिन को धमकी देने वाले किसी भी राज्य को अकेले ही जमीन पर गिरा सकते थे। युद्ध के देवता, गया ने ईव की बात सुनकर आंखें घुमाईं। वे युद्ध के देवता कहलाने के लायक नहीं थे। अगर कोई था, तो वह माइकल था। राजकुमार इतने शक्तिशाली थे क्योंकि उनके शस्त्रागार में एक नहीं बल्कि कई पौराणिक मंत्र थे। इसके अलावा उनके हथियार भी पौराणिक वर्ग के थे जिन्हें शक्तिशाली रूनों द्वारा बढ़ाया गया था। इसलिए हालांकि वे फ्यूजन चरण में थे, वे किसी भी फ्यूजन चरण के साधक से कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। अगर माइकल के पास उनके पास सब कुछ होता तो वह अजेय होता। युद्ध के देवता, फैंसी नाम, माइकल ने कहा, जिससे ईव ने जल्दी से अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। शश। जब उन्होंने माइकल की बात सुनी तो आत्मा शोधकों के चेहरे एक सफ़ेद चादर की तरह पीले पड़ गए। अवोर में कोई भी युद्ध देवताओं से नहीं डरता था। माइकल ने सभी को देखा और महसूस किया कि वह अवोर में एक बड़ी बात थी। उनके बारे में बुरा मत बोलो। वास्तव में उनके बारे में बिल्कुल भी मत बोलो, ईव ने कहा। क्यों? माइकल ने पूछा। क्योंकि वह युद्ध देवता के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। जहां तक वह अनुमान लगा सकता था, वे महारानी की सेना में किसी तरह के सेनापति थे। हालांकि वह गलत नहीं था, लेकिन वे केवल सेनापति नहीं थे, उनमें से प्रत्येक एक व्यक्ति सेना थी जो सदियों से गोंडोलिन की रक्षा कर रही थी। क्योंकि वे तुम्हें मार सकते हैं और कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, ईव ने एक गंभीर स्वर में कहा जिसने माइकल को और अधिक उत्सुक बना दिया। दिलचस्प, माइकल ने अपनी आवाज़ खींची। गहरे में माइकल इस युद्ध देवता के बारे में अधिक जानना चाहता था। एल्फ जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ गठबंधन बनाने से उसे लंबे समय में लाभ हो सकता है। युद्ध देवता के अपने कमरे में बसने के बाद लोग एक दूसरे के साथ बड़बड़ाने लगे। कुछ ही मिनटों में वे पहले की तरह जोर से बोलने लगे। 10 मिनट बाद पूरे अखाड़े में एक बहरा करने वाली घंटी बज उठी। अखाड़ा फिर से खामोश हो गया क्योंकि सभी ने भूरे रंग के लबादे में एक बूढ़े आदमी को धीरे धीरे आसमान से उतरते देखा। बूढ़ा आदमी एक आत्मा शोधन चरण स्तर 7 था। उसने काले रंग की गोटी के साथ बड़े करीने से कंघी किए हुए बाल रखे थे। सभी की उत्सुक निगाहों के नीचे बूढ़ा आदमी अखाड़े के केंद्र में उतरा। कई बार अपना गला साफ करते हुए, प्रतिष्ठित वार्षिक एक्वा नीलामी में आपका स्वागत है। मैं आज की नीलामी के लिए नीलामीकर्ता रिकस्टन बैश हूँ। आप में से कई लोग नीलामी के नियमों को जानते होंगे, लेकिन मैं नए लोगों के लिए नियमों को फिर से बताऊंगा। माइकल ने संतरे के जूस का एक लंबा घूंट लिया और खाली गिलास को अपने सामने टेबल पर रख दिया।
इसके बाद माइकल ने टेबल पर अपने पैर टिका दिए, जबकि बूढ़ा व्यक्ति नियम और कानून सुनाने लगा। नीलामी में शामिल हर वस्तु की जांच की जाती है और एक्वा पैलेस में सबसे अच्छे लोगों द्वारा इसकी प्रामाणिकता को सत्यापित किया जाता है। इसलिए निश्चिंत रहें, आपको धोखा नहीं दिया जाएगा, रिकस्टन ने एक पल के लिए रुकते हुए कहा। केवल बोली लगाने वाले टोकन धारक और वीआईपी ही किसी वस्तु के लिए बोली लगा सकते हैं। हर बोली सोने के सिक्कों में लगाई जानी चाहिए। चांदी के सिक्के, प्राचीन वस्तुएं और अयस्क जैसी अन्य मुद्राएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। एक्वा पैलेस दर्शकों से भी अनुरोध करता है कि वे बहुत ज्यादा शोर शराबा किए बिना नीलामी का आनंद लें। यह माइकल के कानों में अनुरोध से ज्यादा धमकी की तरह लग रहा था। सफलतापूर्वक बोली जीतने के बाद हमारे किसी कर्मचारी द्वारा आपसे संपर्क किया जाएगा। आप या तो कीमत चुकाकर तुरंत आइटम ले सकते हैं या दिन के अंत में भुगतान कर सकते हैं। नीलामी 3 दिनों तक चलेगी और एक्वा पैलेस के मैदान में लड़ाई सख्त वर्जित है। रिकस्टन की गंभीर आवाज पूरे अखाड़े में गूंज उठी। एक्वा पैलेस को जानते हुए किसी ने भी नियम तोड़ने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार एक्वा पैलेस आर्कटिक हॉल और महारानी के स्वामित्व में था। खैर, नियम पहले ही समाप्त हो चुके हैं। मुझे लगता है कि हर किसी के मन में बहुत स्पष्टता है। माइकल एक ही समय में निराश और आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद थी कि रिकस्टन उन्हें खरीदारों को कुछ सुरक्षा देने के बारे में सूचित करेगा, लेकिन उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। क्या होगा अगर कोई व्यक्ति द्वीप छोड़ने के बाद आइटम चुराने का फैसला करता है? यदि आपके पास अपनी वस्तुओं को रखने की शक्ति नहीं है, तो आप इसके लायक नहीं हैं। एक्वा नीलामी में यह एक अलिखित नियम है, गया संत ने बेपरवाही से कहा। यह अनुचित है। नाइटमेयर ने एक्वा पैलेस से निराश होकर आह भरी। माइकल भी निराश था। एक्वा नीलामी जैसी प्रतिष्ठित नीलामी में खरीदारों को तब तक कुछ सुरक्षा मिलनी चाहिए जब तक वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते। अन्यथा शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों से कोई वस्तु छीन सकते हैं। एलोन और ओजू की बात करें तो कई नीलामी में कुलीन परिवारों के बीच या किसी दुष्ट किसान और कुलीन परिवार के बीच एक पूर्ण युद्ध हुआ। किसी भी तरह से नीलामी में हमेशा खून खराबा होता था। माइकल के दिमाग में एक टेलीपोर्टर का महत्व बढ़ता जा रहा था। भीड़ चुप रही। रिकस्टन की बात सुनती रही जब तक कि वह नियमों को पूरा नहीं कर लेता। अब जब मैंने नियमों को पूरा कर लिया है तो आखिरकार वह शुरू करने का समय आ गया है जिसका आप इतने समय से इंतजार कर रहे थे। वार्षिक एक्वा नीलामी शुरू हो। जैसे ही भीड़ ने रिकस्टन की गड़गड़ाहट भरी आवाज़ सुनी, भीड़ खुशी से झूम उठी। हजारों लोगों में से केवल एक छोटे प्रतिशत के पास वस्तुओं पर बोली लगाने के लिए बोली लगाने का टोकन था। फिर भी वे सभी खुश थे क्योंकि हर दिन वे अपनी आंखों से दुर्लभ प्राचीन वस्तुओं को नहीं देख सकते थे। इसके अलावा अगर वे भाग्यशाली थे तो वे एक्वा द्वीप के बाहर एक अच्छी लड़ाई देख सकते थे। जल्द ही रिकस्टन ने अपनी हथेलियां घुमाईं क्योंकि रिकस्टन के पास घास के मैदान से एक काला खंभा उभरा। खंभे पर एक चांदी की लंबी तलवार टिकी हुई थी जो रोशनी में चमक रही थी। अपने कमरों से भी माइकल तलवार की गुनगुनाहट सुन सकता था। ब्लेड में एक बड़ा टेढ़ा क्रॉस गार्ड था जो ये सुनिश्चित करता था कि ब्लेड संतुलित हो और किसी भी फिसलने वाली तलवार के खिलाफ मालिक के हाथों की रक्षा करने में सक्षम हो। इसके अलावा क्रॉस गार्ड के प्रत्येक तरफ एक सोने की आंख थी, एक स्पष्ट संकेत ये हथियार एक चैंपियन का है। एक काफी छोटा पॉमेल सोने की परत से सजा हुआ था जो एक फैंसी तलवार के लिए फैंसी सजावट थी। ब्लेड खुद ही उकेरा हुआ था। ब्लेड पर प्राचीन प्रतीकों को उकेरा गया था जो ब्लेड को एक अनूठा रूप देता था। एक नज़र में गया ने बता दिया कि तलवार एपिक क्लास की है। सच कहूं तो उसने कभी नहीं सोचा था कि एक्वा नीलामी की शुरुआत ही एपिक क्लास आइटम से होगी। ऐसा लग रहा था कि इस साल की एक्वा नीलामी एक खास नीलामी होगी। रिकस्टन ने चांदी की तलवार की ओर इशारा किया। यह एक एपिक क्लास का हथियार है। जहां तक हमारे विशेषज्ञों ने तलवार का परीक्षण किया है, ये तलवार चलाने वाले को गति बढ़ाने के साथ साथ दिमागहीन जानवरों को भगाने के लिए कम आवाज वाला कंपन भी पैदा कर सकता है। माइकल को तलवार ठीक लगी, लेकिन दूसरे लोग इतने उत्साहित थे कि कई लोगों के मुंह से तलवार टपकने लगी। हालांकि माइकल का तलवार खरीदने का कोई इरादा नहीं था, हालांकि उसे एक अच्छी जोड़ी तलवारों की जरूरत थी। इस तलवार की शुरुआती बोली 1 मिलियन सोने के सिक्के हैं, रिकस्टन ने कहा। रॉकस्टन के बोलने के बाद 1 सेकंड भी नहीं बीता था कि एक वीआईपी कमरे से किसी ने तलवार के लिए बोली लगाए। 1.5 मिलियन। दूसरे वीआईपी कमरे से किसी ने तलवार के लिए बोली लगाए। चूंकि वीआईपी कमरे काले शीशे से ढके हुए थे, इसलिए कोई नहीं देख सकता था कि दूसरे वीआईपी कमरे में कौन है। यही कारण था कि माइकल ने तलवार के लिए बोली लगाने वाले थुशियन को नहीं देखा। माइकल ने देखा कि रिकस्टन ने नीलामी में भाग लेने की तरह प्रत्येक बोली के लिए कभी भी एक निश्चित राशि बढ़ाने का उल्लेख नहीं किया था। इसलिए तलवार की बोली कुछ ही मिनटों में 1.5 मिलियन से 4 मिलियन हो गई। 7 मिलियन। अचानक एक स्पष्ट और तीखी आवाज पूरे अखाड़े में गूंजी जिसने सभी का ध्यान खींचा।
माइकल ने आवाज़ की दिशा में अपना सिर घुमाया, लेकिन प्रत्येक वीआईपी कमरे को कवर करने वाले काले शीशे ने उसे आवाज़ के मालिक का पता लगाने से रोक दिया। हालांकि माइकल के पास दर्पण के माध्यम से देखने के लिए एक्स-रे दृष्टि थी। उसकी थर्मल दृष्टि ने माइकल को एक आदमी की आकृति दिखाई। अगर वह सही था तो यह स्वर्ण राजकुमार ही था जिसने तलवार के लिए बोली लगाई थी। वीआईपी कमरों में बैठे रईसों ने राजकुमार की तीखी स्टील जैसी आवाज़ को तुरंत पहचान लिया। वे तलवार अपने लिए चाहते थे, लेकिन स्वर्ण राजकुमार को पार करना उचित नहीं था। नतीजतन उन सभी ने तलवार के लिए बोली लगाना बंद कर दिया। ये व्यापार के लिए बुरा है, नाइटमेयर ने कहा। कोई बात नहीं, गया ने नाइटमेयर से सहमति जताई। अगर मेरे पास नीलामी घर होता तो मैं हर किसी की आवाज़ को दबा देता और किसी को भी अपनी पृष्ठभूमि का खुलासा करने से रोकता। इस तरह हर कोई ताकतवर से डरे बिना बोली लगा सकता है। गया हमेशा की तरह सही था। जब पैसे कमाने से जुड़ी किसी भी चीज़ की बात आती है तो वह एक अद्वितीय प्रतिभा थी। कम से कम वह एक्वा पैलेस के मालिकों से अधिक बुद्धिमान थी, जिन्होंने वीआईपी को छिपाने के बारे में नहीं सोचा। अन्यथा तलवार 7 मिलियन से अधिक में चली जाती। वीआईपी नंबर 3 गोल्डन प्रिंस के लिए बेचा गया। रिकस्टन चिल्लाया, उस आदमी को प्रकट करते हुए जिसने अभी तलवार के लिए बोली लगाई थी। सोफे पर बैठे माइकल ने अपनी भौहें सिकुड़ी। बूढ़े आदमी को गोल्डन प्रिंस का नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके बजाय वह बस वीआईपी रूम नंबर कह सकता था। इस पूरी नीलामी के बारे में कुछ बात माइकल को बुरी लगी। क्या वह सिर्फ दिखावा कर रहा है या वास्तव में उसे उस तलवार की ज़रूरत है? माइकल ने ईव से फुसफुसाते हुए कहा। कौन जानता है? ईव ने कंधे उचका दिए। उस पल भीड़ आपस में बड़बड़ा रही थी। गोल्डन प्रिंस के बीच देख रही थी राजकुमार के कमरे में एक चमकता हुआ नंबर 3 हवा में तैर रहा था और तलवार थी। फिर थोड़ी देर बाद तलवार के साथ खंभा धीरे धीरे जमीन में धंस गया। चलो अगली वस्तु पर एक नज़र डालते हैं। रिकस्टन ने अपनी कलाई हिलाई क्योंकि खंभा धीरे धीरे पहले की तरह ही जमीन से उभरा। हालांकि इस बार खंभे के ऊपर एक क्रिस्टल का गोला था। गोले के दिखने के बाद पूरे नीलामी स्थल का तापमान अचानक गिर गया और माइकल सहित कई लोगों को थोड़ी ठंड महसूस हुई। एक सफ़ेद धुंध धीरे धीरे अखाड़े को ढक लेती है जब तक कि रिकस्टन अपने हाथों को एक साथ ताली नहीं बजाता। उसकी ताली ने तुरंत एक शक्तिशाली शॉकवेव का उत्पादन किया जिसने तुरंत सफ़ेद धुंध को उड़ा दिया। उसके बाद उसने अपनी नज़र क्रिस्टल के गोले की ओर घुमाई। इस क्रिस्टल के अंदर प्राचीन बर्फ के ड्रैगन का दिल है। जो लोग नहीं जानते थे, आइस ड्रैगन आखिरी रॉयल ड्रैगन था जो आग के बजाय बर्फ से सांस लेता था। अध्याय 618 हंट परिवार और इलाज। जैसा कि रिकस्टन ने बताया, बर्फ के क्रिस्टल के अंदर का दिल एक बर्फ सांस लेने वाले ड्रैगन का था जो विश्वासघाती महासागर में रहता था। यह अपनी तरह का आखिरी था। जानवरों और ड्रैगन के बीच युद्ध के बाद, साथ ही ड्रैगन कबीले के अचानक गायब हो जाने के बाद, विश्वासघाती महासागर में केवल कुछ ही ड्रैगन बचे थे। बर्फ सांस लेने वाला ड्रैगन उनमें से एक था। ड्रैगन की ठंडक फ्यूजन स्टेज के साधक के शरीर को भी चकनाचूर कर सकती थी। चूंकि यह एक विश्वासघाती महासागर में रहता था, इसलिए कोई भी ड्रैगन को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था जब तक कि एक बहादुर साहसी ड्रैगन के कुछ शरीर के अंगों को इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हो जाता। जैसे ही माइकल ने रिकस्टन को सुना, उसने नाइटमेयर के लिए दिल पाने की इच्छा की। वह कुछ औषधियों के बारे में सोच सकता था जो ड्रैगन के दिल को नाइटमेयर को एक नई क्षमता देने के लिए एक घटक के रूप में इस्तेमाल कर सकती थीं। हालांकि उसे संदेह था कि वह ड्रैगन के दिल पर अपना हाथ रख सकता है। अगर मैं उन चीज़ों की सूची बनाना शुरू कर दूं जो आप बर्फ के ड्रैगन के दिल के साथ कर सकते हैं, तो हम सभी को पूरे दिन यहाँ रहना होगा। इसलिए मैं सभी का समय बर्बाद करने के बजाय सीधे बोली लगाना शुरू कर दूंगा। इस खजाने की शुरुआती कीमत 10 मिलियन है। अत्यधिक कीमत सुनकर लोग चौंक गए। 20 मिलियन। एक रईस ने तुरंत 20 मिलियन की बोली लगाकर बोली को दोगुना कर दिया। यह मेरी वर्तमान कुल संपत्ति है, माइकल ने आह भरते हुए कहा, ये सोचते हुए कि वह वोर के रईसों की तुलना में कितना गरीब है। 25 मिलियन। एक और आदमी वीआईपी कमरे से चिल्लाया। 50 मिलियन। रिक्स्टन द्वारा बोली शुरू किए हुए कुछ मिनट भी नहीं बीते थे, लेकिन वे पहले ही 50 मिलियन के निशान को छू चुके थे। ये वास्तव में असाधारण था। क्या मैं उनसे ईर्ष्या करता हूँ? माइकल ने असली अमीर लोगों को दुनिया को ये दिखाते हुए देखकर खुद से सवाल किया कि वे कितने अमीर हैं। माइकल आश्चर्य से दंग रह गया। किसी ने शरीर को 25 मिलियन से बढ़ा दिया था, जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। माइकल ने अमीर रईस का पता लगाने के लिए अपनी थर्मल विजन को सक्रिय किया। उसकी आंखों ने सभी वीआईपी कमरों को स्कैन किया, लेकिन दुर्भाग्य से जिसने बोली लगाई थी वह उनके वीआईपी कमरे के बगल में था, जिससे माइकल उन्हें देखने से रोका। जब तक माइकल अपना सिर कांच के माध्यम से नहीं निकाल पाता, वह रईसों को नहीं देख पाता। माइकल को पता नहीं था कि अगले कमरे में रहने वाले ये रईस थुसियन थे। 55 मिलियन। मधुर आवाज वाली एक महिला ने अगली बोली दिल के लिए लगाई।
70 मिलियन। थूसियन ने एक बार फिर बोली लगाई और इस बार किसी ने भी उनके खिलाफ बोली नहीं लगाई। आइस ड्रैगन का दिल एक दुर्लभ चीज थी, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि इसकी कीमत 70 मिलियन है। ये लोग कौन हैं? नाइटमेयर ने उनकी संपत्ति देखकर चौंकते हुए पूछा। उन्होंने 70 मिलियन ऐसे खर्च किए जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। हालांकि गया एक राजकुमारी थी, लेकिन उसने कभी भी अन्य राजकुमारियों की तरह खर्च किए गए सिक्कों को नहीं छुआ था, क्योंकि वह जानती थी कि उन्हें कमाना कितना कठिन था। दुर्भाग्य से गया की सौतेली माँ सेलेसी उसके विचारों से सहमत नहीं थी। इस प्रकार उसने सिक्कों को सभी प्रकार के खर्चों पर खर्च कर दिया, जिससे राज्य दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। गया को किसी से भी अधिक सोने के सिक्कों का मूल्य पता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह 70 मिलियन देने के लिए रईसों से नफरत करती थी, क्योंकि इतना अधिक देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे बोली को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा सकते थे और ड्रैगन के दिल को 60 मिलियन में खरीद सकते थे। चूंकि ये उसके सिक्के नहीं थे, इसलिए गया ने कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। वीआईपी नंबर 2 थूसियन को बेचा गया। जिस क्षण रिकस्टन ने थूसियन शब्द बोला, ईव ने महसूस किया कि कमरे का तापमान कई डिग्री कम हो गया है। नाइटमेयर और गया ने तुरंत माइकल की ओर देखा और देखा कि उसकी आंखें लाल हो रही हैं। न केवल उसकी आंखों की नसें उभर आई थीं, बल्कि उसके चेहरे की नसें भी उभर आई थीं। माइकल के गुस्से पर नियंत्रण के बावजूद जब उसने थूसियन शब्द सुना तो वह शांत नहीं रह सका। भूत। ईव ने उसके चेहरे पर आए बदलावों को देखा। उसने धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और चिंतित होकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? वह ठीक क्यों नहीं होगा? ईव के माइकल और किंगडम थूसिया के बीच कोई संबंध बनाने से पहले गया ने जल्दी से ईव को जवाब दिया। मैं ठीक हूँ। माइकल ने गहरी सांस ली। वह अपने पवित्र स्थान को जलते हुए, अपने बुजुर्गों की अंतिम सांस लेते हुए, थूशियन सैनिकों द्वारा उसके सभी परिचितों की बेरहमी से हत्या करते हुए और उसे पीट पीट कर मार डालते हुए स्पष्ट रूप से देख सकता था। थूशियनों से बदला लेने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। अगर धरती पर विकसित होने वाले आत्मा वाले हिस्से के लिए नहीं होता, तो माइकल वीआईपी कमरे में जाकर बिना किसी दया के उनका नरसंहार करना शुरू कर देता। माइकल का हाथ दबाते हुए गया ने बिना कुछ कहे उसे शांत रहने के लिए कहा। मैं ठीक हूँ, बस कुछ बातें याद आ गईं जो मैं नहीं करना चाहता, माइकल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अगली चीज जो हम आपको दिखाएंगे वह नीलामी की वस्तुओं में अंतिम समय में जोड़ी गई वस्तुएं हैं। मुझे यकीन है कि आप सभी ने पिघले हुए प्लेग के बारे में सुना होगा। इस प्लेग के कारण किंगडम थेरा को लॉकडाउन कर दिया गया है। हालांकि हमने थेरा के बाहर किसी के प्लेग से बीमार होने के बारे में नहीं सुना है, लेकिन हम निश्चित नहीं हो सकते। ये मुश्किल समय है, लेकिन अगर आपका कोई प्रियजन पिघले हुए प्लेग से पीड़ित है या आप बस सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो चिंता न करें। एक्वा पैलेस ने प्लेग का इलाज हासिल कर लिया है। रिकस्टन के शब्दों को सुनकर सुनहरा राजकुमार अपने सोफे पर आगे की ओर झुक गया। तो जासूस सही कह रहे हैं, किसी ने इलाज के बारे में बताया है। सुनहरे राजकुमार ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। अन्य वीआईपी के विपरीत सुनहरे राजकुमार के आसपास कोई गार्ड नहीं था। वह कथित इलाज के पीछे की सच्चाई की तलाश में अकेले यहाँ आया था। जमीन पर रिकस्टन ने अपनी कलाई हिलाई, जैसे कि एक खंभे के ऊपर जमीन से चमकते बैंगनी तरल से भरी एक शीशी उभरी हो। हमने औषधि की जांच की है और पूरी निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि यह औषधि न केवल पिघली हुई प्लेग को ठीक करती है, बल्कि किसी को भी प्लेग से संक्रमित होने से बचाती है। इस चमत्कारी इलाज को एलन के नंबर 1 कीमियागर मास्टर घोस्ट ने बनाया था। डील के अनुसार रिकस्टन ने माइकल को भव्य मंच पर प्रमोट किया। भूत। सुनहरे राजकुमार ने अपना सिर झुकाया, अपनी यादों में खोजते हुए कि क्या उसने पहले कभी ऐसा नाम सुना है। वास्तव में कई रईसों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन केवल कुछ ने ही घोस्ट नाम सुना। इन रईसों का ओज़र और एलन से कुछ संबंध था, बाकी के विपरीत, जो माइकल को पहचानने में विफल रहे। लेकिन जाहिर है माइकल को पहचानने वाले मुट्ठी भर रईसों में थूसियन भी शामिल थे। आखिरकार माइकल थूसियन कीमिया गिल्ड का नेता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने घोस्ट के बारे में सुना, भले ही वे उसे कभी आमने सामने नहीं मिले थे। इन थूसियों में गर्व महसूस करने का साहस भी था, सिवाय कुछ लोगों के जिन्होंने महामहिम मैक्सिम बार्न्स के बजाय एक्वा पैलेस को इलाज देने के लिए घोस्ट का विरोध किया था। इस औषधि की शुरुआती बोली जो अवोर की किस्मत बदल देगी, 5 मिलियन सोने के सिक्के हैं। 7 मिलियन। माइकल ने पहली बार एक स्थिर आवाज़ सुनी। माइकल ने उस आदमी को नहीं देखा था, लेकिन उसकी आवाज़ ने माइकल को पूरी दाढ़ी और मांसल शरीर वाले वाइकिंग की कल्पना कराई, क्योंकि आवाज़ कर्कश, मोटी और भारी थी। 10 मिलियन। बोली के बावजूद ईव ने दोनों के चेहरों पर कोई खुशी नहीं देखी। फिर भी ईव ने उनसे सवाल न करने का फैसला किया, क्योंकि उसने माइकल से ही एक्वा पैलेस के साथ उनके सौदे के बारे में सुना था। रईसों ने इलाज के लिए चाहे जितना भी भुगतान किया हो, माइकल को एक भी सिक्का नहीं मिलेगा। इसके बजाय सभी सिक्के उनके सौदे के एक हिस्से के रूप में एक्वा पैलेस को जाएंगे। इलाज को बाजार में उतारने के बाद गया को पता था कि वे औषधि पर 10 मिलियन का मूल्य टैग नहीं लगा सकते।
अंततः अवोर में केवल एक छोटा प्रतिशत ही 10 मिलियन की कीमत वाली चीज खरीद सकता था। इसलिए अपने लाभ और बिक्री को अधिकतम करने के लिए उन्हें कम कीमत के साथ आना पड़ा और अवोर में प्रत्येक शासक को औषधि थोक में दी जाती थी। ये राजा और रानी फिर अपने नागरिकों को इलाज वितरित करते थे। 12 मिलियन, एक आदमी ने बोली बढ़ाई। 20 मिलियन, 22 मिलियन। माइकल ने सुना कि रईस तेजी से उसकी औषधि की कीमत बढ़ा रहे हैं। हालांकि वह ये देखकर हैरान था कि सुनहरा राजकुमार पूरे समय चुप रहा। उसने या थूसियन ने बोली नहीं लगाई क्योंकि सुनहरा राजकुमार जानता था कि एक्वापेलिस बहुत कम कीमत पर औषधि वितरित करना शुरू कर देगा और थूसियन जानते थे कि वे उस आदमी से इलाज प्राप्त कर सकते हैं जिसने खुद इलाज तैयार किया है। इसलिए दोनों पक्षों ने इलाज के लिए बोली नहीं लगाने का फैसला किया। हंट परिवार ने 25 मिलियन की बोली लगाए। अखाड़े में फिर से कर्कश आवाज गूंजी। जैसे ही सभी ने आवाज सुनी, बोली युद्ध बस बंद हो गया था। उसके बाद किसी ने भी उस आदमी के खिलाफ बोली लगाने की हिम्मत नहीं की। अवोर में कई प्रमुख कुलीन परिवार थे और हंट परिवार उनमें दूसरा सबसे शक्तिशाली परिवार था। ये बहुनस्लीय परिवार धन और शक्ति के मामले में गोंडोलिन शाही परिवार के बाद दूसरे स्थान पर था। हंट परिवार को विलक्षण प्रतिभाओं को जन्म देने के लिए जाना जाता था, जिसमें दिवंगत हैरियट हंट भी शामिल थीं। बाद में उनकी स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना से पूरी दुनिया हिल गई थी। महारानी को खुद डर था कि हैरियट समय के साथ साधना में उनसे आगे निकल सकती है। यह अफसोस की बात थी कि हैरियट हंट और उनकी 2 बहनों की एक अप्रत्याशित दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भी अवोर में कई अकादमियों ने अपने शिष्यों को हैरियट के बारे में पढ़ाया। इसके अलावा महारानी ने हैरियट हंट के सम्मान के संकेत के रूप में गोंडोलिन की राजधानी में हैरियट की एक प्रतिमा बनवाई। हालांकि उनमें से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि हैरियट हंट जिंदा है और एलोन में डायना विंस्टन के रूप में रह रही है। हंट्स यहाँ हैं, है न? अब मुझे लग रहा है कि नीलामी के बाद हमें कुछ मनोरंजन मिल सकता है, गया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वे थूशियन और हंट्स के बीच में हैं। सन्नाटा देखकर रिकस्टन ने माइकल के बगल में वीआईपी कमरे की ओर देखा। हंट्स को 25 मिलियन में बेचा गया। माइकल ने हंट्स पर कोई ध्यान नहीं दिया। जहां तक उसका सवाल था, वे अवोर में शक्तिशाली परिवारों में से एक थे। हंट्स को नज़रअंदाज करते हुए माइकल ने अपने बगल में थूशियन को मारने का सबसे क्रूर तरीका खोजने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। इलाज के बाद रिकस्टन एक के बाद एक 3 और खजाने लेकर आया। ये 3 खजाने क्रमशः हंट परिवार, थूशियन और ब्रूगो परिवार द्वारा प्राप्त किए गए थे जो ऑक्स के साम्राज्य से थे। गोल्डन प्रिंस जैसे कई रईसों ने इन वस्तुओं के लिए बोली लगाने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उन्हें पता था कि ये वस्तुएं सिर्फ वार्म अप थीं। असली खजाने नीलामी में बाद में ही दिखाई देंगे। नीलामी 2 घंटे तक चली और माइकल या ईव की दिलचस्पी वाली कोई वस्तु नहीं मिली। आखिरकार रिकस्टन ने गहरी सांस ली। नीलामी का पहला दिन अब समाप्त हो गया है। कृपया कल सुबह एक बार नीलामी के दूसरे दिन के लिए यहाँ वापस आएं, रिकस्टन ने आकाश में चढ़ने से पहले कहा। इस बीच वीआईपी सहित भीड़ धीरे धीरे तितर बितर होने लगी। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों को एक कमरे में रहने में कोई आपत्ति नहीं होगी, ईव ने गया को मजाकिया ढंग से आंख मारी। सभी कमरे बुक हैं, इसलिए मैं केवल 2 बुक कर सकती हूँ, एक मेरे लिए और एक आप तीनों के लिए। अध्याय 619, भूत और विक्टोरिया का विवाह। वोल्डिगार्ड्स ने एक आलीशान सराय में एक कमरा बुक किया। भूतल पर एक सराय थी जिसमें कई लोग शराब पी रहे थे और नाच रहे थे। हालांकि माइकल जमीन से घुलने मिलने के मूड में नहीं था। इसके बजाय वह और गया ईव के पीछे पीछे चले गए जब तक कि वे लकड़ी के दरवाजे तक नहीं पहुंच गए। ये तुम्हारा कमरा है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं बस एक दरवाज़ा दूर हूँ, ईव ने कहा जब माइकल ने धातु की घुंडी घुमाई और एक छोटी सी चरमराहट के साथ दरवाज़ा खोला। कल मिलते हैं, माइकल ने गया के साथ अपने कमरे में जाने से पहले ईव की ओर सिर हिलाया। कमरा साफ, स्वच्छ और आरामदायक था। माइकल और गया के लिए एक सफ़ेद क्वीन साइज का बिस्तर था, एक बड़ी खिड़की जिस पर नारंगी रंग का पर्दा लगा था जो रोशनी को रोक रहा था, और एक छोटी सी गोल मेज जिस पर वे भोजन कर सकते थे। नाइट में अब बिस्तर पर कूद पड़ी और बिस्तर पर उछलने लगी, ये देखने के लिए कि बिस्तर कितना ऊबड़ खाबड़ था। ऐसे ही हैं, गया ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए पूछा। कमरे में सन्नाटा छा गया क्योंकि माइकल दीवार पर टिककर पर्दों के बीच की दरारों से व्यस्त सड़कों को देख रहा था। अगर इससे तुम्हें कुछ अच्छा लगे तो हम उन्हें मार सकते हैं, गया उसके पास आए। उसने धीरे से उसे पीछे से गले लगाया और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। तुरंत माइकल को उसके अंदर से हल्की चमेली की खुशबू आती हुई महसूस हुई। उसका आलिंगन बहुत ही कड़ा और गर्म था। इसने एक खास जादुई प्रभाव डाला जिससे वह एक पल के लिए मुस्कुरा उठा। सीधे शब्दों में कहें तो माइकल पहले से ही इसकी योजना बना रहा था। अपने गुस्से को काबू में रखने का सबसे अच्छा तरीका था कि वह अपनी भावनाओं को थोड़ा शांत कर ले, अन्यथा उसका दिमाग पूरी क्षमता से काम नहीं करेगा। परिणामस्वरूप वह गलतियां कर सकता था।
माइकल कोई गलती नहीं करना चाहता था, खासकर अब जब समुद्री लोग उसके पीछे पड़े थे। इसलिए माइकल ने थूसियन को मारने का फैसला किया। हालांकि उसे रात होने तक इंतजार करना पड़ा जब उसकी शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी। इस बीच माइकल ने थूसियन का पीछा करने के लिए कुछ ड्रोन भेजे और अजाजल को फीड देखने का आदेश दिया। माइकल ने अजाजल को आदेश दिया कि अगर कुछ गड़बड़ लगे तो उसे जल्द से जल्द सूचित करे। हाइनबर्ग की मृत्यु के बाद माइकल स्पाइडर से आने वाले फीड पर नज़र रखने के लिए कुछ स्थायी के बारे में सोच रहा था। चूंकि अजाजल भौतिक रूप में था, इसलिए वह अंदर की तुलना में अंधेरे जंगल के बाहर माइकल के लिए अधिक उपयोगी होगा। वह फीड देखने के लिए अजाजल की जगह कुछ और लेना चाहता था। क्यों न हम उनके कमरे में जाकर उन्हें प्लेग से कमज़ोर कर दें और उन्हें धीरे धीरे मार डालें। गया ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां माइकल की छाती में फिराईं। उसकी आवाज़ बेहद मोहक थी। अगर उसने वादा न किया होता कि वह शादी से पहले उसे नहीं ले जाएगा तो वह अभी बिस्तर पर होता। लेकिन उसकी मोहक आवाज़ भी उसके दिमाग को थूसिया से दूर नहीं कर पाए। हर बार जब वह पलक झपकाता तो उसे लाशें और जलते हुए मंदिर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। सभी आत्मा के टुकड़ों के साथ विलीन होने के बाद विश्वासघात की भावना कई गुना मजबूत हो गई। उस पल वह थूसिया को अस्तित्व से मिटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अरे गया, माइकल ने उसकी आंखों में देखने के लिए पलट कर देखा। तुम क्या कहते हो कि हम माज़ेरोत से बाहर आने के बाद थूसिया जाएं? माइकल ने पूछा। मुझे लगा कि तुम कभी नहीं पूछोगे, गया ने माइकल को धीरे से सिर पर मारा। शुरू में गया को लगा कि उसका जीवन एक त्रासदी है, लेकिन उसका जीवन इंद्रधनुष और तितलियों से भरा हुआ लग रहा था माइकल की तुलना में। इसलिए गया अपने राज्य से निपटने से पहले थूसिया को नष्ट करने में उसकी मदद करना चाहती थी। सच कहूं तो उसे नागालैंड जाने की कोई जल्दी नहीं थी, कम से कम जब तक वह फ्यूजन स्टेज पर नहीं थी। अब समय आ गया है कि मैं उन्हें उनके किए का बदला दूं। माइकल और गया चुपचाप रात होने तक इंतजार करते रहे। आज आसमान में चांद या कोई तारा नहीं था, बिल्कुल काला था। जब पहले से व्यस्त रहने वाले बैलों में भीड़ नहीं थी तो माइकल और गया खिड़की से उड़कर बाहर निकल आए। माइकल उस शराबखाने की ओर बढ़ गया जहां थूसियाई लोग रह रहे थे। किसी कारण से थूसियाई लोगों ने जंगल के बीच में एक शराबखाने में रहने का फैसला किया। माना कि माइकल शराबखाने के बाहर क्रिस्टल ब्लू झील देख सकता था, जिससे ग्राहकों को एक अच्छा नज़ारा मिल रहा था। शराबखाने के अंदर सोल रिफाइनिंग स्टेज पर एक मंत्री और फ्यूजन स्टेज पर 3 बुजुर्ग चिमनी के सामने बैठे थे, गर्म कॉफ़ी का आनंद ले रहे थे। लाल बालों वाला मंत्री अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका हुआ था, अपने हाथ में बर्फ के क्रिस्टल को देख रहा था। थूसियन मुश्किल से बर्फ के क्रिस्टल के भीतर फंसे त्रिकोणीय आकार के दिल को देख पा रहे थे। इसे मुझे दे दो रीडर, मैं इसे देखना चाहता हूँ, फ्रेडी, जो एक काले बालों वाला दुबला पतला आदमी था, ने अपनी नज़रें सिकोड़ते हुए कहा। रीडर के मंत्री बनने से बहुत पहले से ही वे चारों सबसे अच्छे दोस्त थे, इसलिए वे प्रत्येक को किसी भी सम्मानसूचक शब्द के बजाय उनके नाम से बुलाते थे। मैंने इसे इसलिए खरीदा है ताकि मैं इसे पकड़ सकूं, रीडर ने ठहाका लगाया। जब चारों दोस्त चिमनी की गर्मी में अच्छा समय बिता रहे थे तो उन्होंने लकड़ी के दरवाजे से हॉल में प्रवेश करने वाले कल्पित बौनों के एक समूह को देखा। ये कल्पित बौने बीच में बैठी कल्पित महिला की रखवाली कर रहे थे। उनकी निगाहों को अनदेखा करते हुए कल्पित बौने दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ गए। मैंने उसे कहीं देखा है, रीडर ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। उसने अपने दिमाग के हर कोने को टटोला कि वह उससे कहाँ मिला था। वह रीडर को बहुत जानी पहचानी लग रही थी। अरे बेवकूफ़, क्या तुमने उनकी छाती पर एक चांदी की पत्ती का प्रतीक नहीं देखा? वे वलरेन परिवार हैं, फ्रेडी ने अपनी आंखें घुमाईं। वलरेन सवोर में एक और शक्तिशाली परिवार था, लेकिन वे गोंडोलिन से नहीं थे, बल्कि वलरेन सिल अलारी से थे। चूंकि वलरेंस सिल अलारी के राजा लाइक्ल अलारी के रिश्तेदार थे, इसलिए वलरेंस के पास सिल अलारी के भीतर अभूतपूर्व शक्ति थी। इस तथ्य के साथ कि वलरेंस में से एक अल्फा गार्जियन था, कोई भी सिल अलारी में वलरेंस को पार करने की हिम्मत नहीं करता था। फ्रेडी की बात सुनने के बाद रीडर को एहसास हुआ, वह तनुलिया वलरेन है। मुझे पता था कि मैंने उसे कहीं देखा है। वह थूसिया गई और उसकी शाही महारानी से मिली, है ना? रीडर ने कुछ महीने पहले विक्टोरिया के माज़ेरोत जाने से पहले तनुलिया की उससे मुलाकात को याद किया। उन्हें नहीं पता कि वे क्यों मिले, लेकिन अफवाहों के अनुसार तनुलिया ने विक्टोरिया को गार्जियन गिल्ड में एक पद की पेशकश की थी। अफवाह में ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि विक्टोरिया ने इसे स्वीकार किया या नहीं, लेकिन जहां तक रीडर को पता था, राजा मैक्सिम बार्न्स के पास गार्जियन गिल्ड के बारे में अच्छी सोच नहीं थी। इसलिए राजकुमारी का गार्जियन गिल्ड में शामिल होना बेहद असंभव था। क्या उन्होंने किसी चीज़ के लिए बोली लगाए? फ्रेडी ने पूछा। मुझे नहीं लगता, दूसरे ने जवाब दिया। वे अपने सिक्कों को किसी और चीज़ के लिए बचाकर रख रहे होंगे। मैं बहुत हैरान था कि उन्होंने पिघले हुए प्लेग के इलाज के लिए जाना ही नहीं चाहा, रीडर ने कहा। मैं बहुत हैरान हूं कि कृतघ्न बदमाश ने हमें पहले ही इलाज नहीं दिया, फ्रेडी ने हंसते हुए कहा।
4 दोस्तों में से फ्रेडी ही था जो घोस्ट को एक्वा पैलेस के साथ सौदा करने के लिए नापसंद करता था, बजाय इसके कि उन्हें मुफ्त में इलाज दिया जाए। उसे लगा कि घोस्ट को ऐसा करना ही था क्योंकि उन्होंने उसे अपने कीमिया गिल्ड के नेता के रूप में नियुक्त किया था। तुम्हें अपना सारा गुस्सा निकाल देना चाहिए जब तक तुम कर सकते हो फ्रेडी। भविष्य में तुम्हें ऐसा करने का मौका शायद न मिले, रीड ने कहा। एक मंत्री के रूप में उन्हें अपने दोस्तों से ज़्यादा मैक्सिम बार्न्स के फैसले के बारे में जानकारी मिली। उन गर्म जानकारियों में से एक विक्टोरिया के प्रेमी थे। क्या? फ्रेडी ने पूछा। महामहिम अपनी शाही महारानी की शादी घोस्ट से करने की सोच रहे हैं, रीड ने शांति से कहा। जिस क्षण फ्रेडी और अन्य लोगों ने उसे सुना, उनके शरीर अकड़ गए। वे चौंक गए क्योंकि फ्रेडी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तुम मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने यह उसकी महारानी के दोस्तों में से एक से सुना है। रीड ने एक लंबी सांस ली। वे कुछ समय से इस बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि हम इस बारे में और अधिक सुनेंगे जब महारानी मजेरोथ से वापस आ जाएंगी, रीड ने समझाया। माइकल के विपरीत विक्टोरिया ने छुट्टियों के लिए जाने के बजाय मजेरोथ में रहना चुना। मजेरोथ की उनकी यात्रा का एकमात्र कारण आदिम लपटों का पता लगाना था। ठंडी लपटें शायद उनकी पहुंच से बाहर हो गई थीं, लेकिन वह उस दूसरी लौ को खोजना चाहती थी जिसे उसने बचाव में देखा था, रहस्यमयी काली लपटें। वह इस लौ को खोजने के लिए पीछे रह गई चाहे कुछ भी हो। क्या बकवास है। पिछली बार जब मैंने जांच की थी तो वह जन्म से कुलीन नहीं था, फ्रेडी ने विरोध किया। वह एक प्रमुख कुलीन परिवार में पैदा हुआ और बड़ा हुआ। परिणामस्वरूप फ्रेडी उन लोगों के साथ गंदगी जैसा व्यवहार करता था जो कुलीन नहीं थे। सरल शब्दों में, वह एक फांसीवादी था। वास्तव में फ्रेडी उन कुछ लोगों में से एक था जिन्होंने घोस्ट को उनके गिल्ड में पद न देने का विरोध किया था। अपने शब्दों के अनुसार फ्रेडी ने प्रस्ताव को रोकने की पूरी कोशिश की। फिर भी मैक्सिम बार्न्स ने उनकी राय को पलट दिया और केल्विन को घोस्ट को काम पर रखने का आदेश दिया। यदि फ्रेडी कुलीनता को महत्व देता है तो मैक्सिम शक्ति को महत्व देता है। वह चाहता था कि प्रतिभाशाली और शक्तिशाली लोग दूसरों के बजाय उसकी सेवा करें। इस तरह वह भविष्य में पूरी दुनिया पर राज कर सकता था। कॉस्मिक स्ट्रीम के साथ उसका सपना बहुत दूर नहीं था। क्या आपको लगता है कि इस मामले में महामहिम कुलीनता की परवाह करेंगे? वह एक स्वर्ग विरोधी विलक्षण व्यक्ति, 5 सितारा कीमियागर और अब ब्रेडिया का राजा है। ईमानदारी से कहूं तो वह किसी भी तरह से महारानी से कम नहीं है। मैं इस मामले में रीड के साथ हूं, सिंद्रे नामक एक गंजे सिर वाले व्यक्ति ने रीड का पक्ष लिया। मैंने घोस्ट के बारे में सुना है। उसकी उपलब्धियां काफ़ी चौंकाने वाली हैं। समय और संसाधनों के साथ वह अब से कुछ वर्षों के भीतर फ्यूजन स्टेज पर पहुंच सकता है। एक बार जब वह फ्यूजन स्टेज पर पहुंच जाता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर महारानी खुद अपनी एक बेटी के लिए उससे शादी का प्रस्ताव रखें। तो क्या हुआ अगर ऐसा हुआ? क्या आप उम्मीद करते हैं कि उनकी शाही महारानी उनकी दूसरी रानी होंगी? फ्रेडी ने अपनी आंखों में गुस्से के भाव के साथ पूछा। यह महामहिम को पता लगाना है। बस आराम से लेट जाएं। हमें उनके पारिवारिक मामलों के बारे में सोचने के लिए पैसे नहीं मिलते, सिंद्रे ने जवाब दिया। चढ़क। अचानक जब वे बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने ऊपर तेज कदमों की आवाज़ सुनी। क्या तुमने सुना? वे सभी जल्दी से अपनी इंद्रियों को फैलाते हैं ये देखने के लिए कि क्या कोई बाहर है। हालांकि उनकी इंद्रियों ने कुछ भी नहीं पकड़ा। शायद कोई बिल्ली या कुछ और हो सकता है। रीड ने कदमों पर ज्यादा ध्यान देने से इनकार कर दिया। आखिरकार उसे सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उस जगह पर किसी भी अनधिकृत आगंतुक को रोकने और बेअसर करने के लिए रून और सरनियां थीं। अध्याय 620 एक देवता को गुलाम बनाना। उसी समय एक भव्य सिंहासन कक्ष के अंदर 3 चमकदार रोशनी तैर रही थी। 3 रोशनी के चारों ओर की दीवारों में आकर्षक मोज़ेक की ऊंची रंगीन कांच की खिड़कियां थीं जो जटिल कढ़ाई और रत्नों से सजे पर्दों से छिपी हुई थीं। तिरछी छत पर लगे हजारों रत्न टिमटिमाती रोशनी में नाच रहे थे, जबकि 3 रोशनी इस भव्य हॉल के संगमरमर के फर्श पर नीचे देख रही थीं। उनकी ऊर्जा विकिरण डायना को छोड़कर किसी भी नश्वर व्यक्ति द्वारा देखी गई किसी भी चीज से अलग थी। 22 साल पहले इन तीनों ने वुल्फ्रिक और एंड्रियास को डायना पर निषिद्ध जादू करते हुए देखा था। उन तीनों को लगा कि उन्होंने कल तक डार्क लॉर्ड का अध्याय हमेशा के लिए बंद कर दिया है। वह न केवल इस ब्रह्मांड में वापस आया, बल्कि एक दिव्य प्राणी के रूप में उनसे प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति भी रखता था। डार्क लॉर्ड के बारे में सोचते ही इन स्काई हॉल एल्डर्स की रूह कांप उठी। तीनों रोशनी धीरे धीरे अपनी चमक खोती चली गईं, प्रत्येक रोशनी के अंदर एक सिलहुट दिखाई देने लगा। ये कैसे हो सकता है? हम वहां थे जब शून्य क्षेत्र का द्वार खुला। हमने वुल्फ्रिक और एंड्रियास को डार्क लॉर्ड को धरती पर भेजते देखा। ये कैसे हो सकता है? वह यहाँ कैसे है? आसमानी नीले रंग के कवच में लिपटी एक सफ़ेद बालों वाली महिला प्रकाश से बाहर निकली। वह लंबी, सख्त थी और एक योद्धा की आभा बिखेर रही थी। हालांकि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, लेकिन वह योद्धा शब्द का अवतार लग रही थी। फिर भी
उसके जैसी भयंकर योद्धा भी डार्क लॉर्ड के बारे में बात करते समय हकलाती थी। कल उन्होंने जो देखा उससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन्हें और भी झटका तब लगा जब डार्क लॉर्ड ने उनकी उपस्थिति को महसूस किया। अनुष्ठान में कुछ गड़बड़ हुई होगी। हॉल में एक ठंडी आवाज़ गूंजी जब एक छोटी मोटी आकृति, मोटी लंबी घनी दाढ़ी और लंबे बाल प्रकाश से बाहर निकले। सेलेस्टियल स्टेज पर पहुंचने के बाद भी वह आदमी नशे में धुत वाइकिंग वाइब को बाहर निकालना बंद नहीं कर सका। अपनी हैसियत के बावजूद उस आदमी ने सिर्फ चमड़े की घुंघरू और चमड़े के कंधे का कवच पहना हुआ था। हम एलिडर से पूछ सकते थे, लेकिन अरे रुको, वह अपनी कैद से भाग गया है। इस बार एक अहंकारी एल्वेन आदमी रोशनी से बाहर आया। उसकी आवाज़ में व्यंग्य झलक रहा था। 3 चमकदार रोशनियां फीकी पड़ गईं, जिससे उनकी आकृतियां साफ दिखाई देने लगीं। योद्धा महिला एक इंसान थी, मोटा आदमी एक बौना था और अंत में व्यंग्य करने वाला आदमी एक योगिनी था। महिला ने कहा, जब हम बात कर रहे हैं तब महादूत अकिलिन क्षेत्र की छानबीन कर रहे हैं। यही तो तुमने 1 महीने पहले कहा था। बौना गुर्राया, किसी झगड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम दोनों भूल गए हो तो हमारे पास अभी भी इस्तेमाल किए जाने के लिए तुरुप के पत्ते हैं। योगिनी मुस्कुराए। अपने वचन के अनुसार योगिनी ने अपना हाथ हिलाया, क्योंकि धुएं से बनी 2 आकृतियां उनके सामने प्रकट हुईं। धीरे धीरे प्रत्येक धुएं वाली आकृति एक युवा महिला में बदल गई। एक आकृति ने एक गोल हेलमेट और एक फेसेगार्ड के साथ कवच पहना था। माथे के क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक चमड़े का आभूषण टुकड़ा था जो शेर के मुंह के आकार का था। कंधे अंडाकार, छोटे और काफी बड़े थे, जिनमें प्रत्येक तरफ 3 बड़े घुमावदार लकड़ी के स्पाइक्स लगे थे जो पीछे से आगे की ओर पंक्तिबद्ध थे। उसका चेहरा पूरी तरह से तराशा हुआ था। चीनी मिट्टी की त्वचा और रेशमी काले बाल थे। काले बालों वाली लड़की के बगल में तैरती हुई आकृति एक छोटी सुनहरे बालों वाली लड़की थी जो बैंगनी रंग के कपड़े पहने थी। वह काले बालों वाली लड़की से 2 साल छोटी लग रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर अभी भी बचपन का रंग था। ये दोनों आकृतियां अपनी आंखें बंद करके स्थिर रहती हैं। 2 आकृतियों को देखते हुए मानव महिला भावशून्य रही, जबकि बौने ने अपनी व्यस्त भौहें सिकुड़ीं। यास्मीन विंस्टन और जेनिफर वोल्डीगार्ड, योगिनी ने उन आकृतियों की ओर मंडराते हुए पुकारा। वह अपनी कारीगरी को देखते हुए मुस्कुराया। जब उसने अपना हाथ उनके शरीर पर घुमाया तो उसका हाथ सीधे उनकी धुएंधार आकृतियों में चला गया। प्रकाश के देवता की केवल 2 कमजोरियां हैं। योगिनी ने 2 उंगलियां उठाईं। परिवार और प्यार। उनके साथ हम उनकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं, योगिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। योगिनी की नज़र से देखते हुए बौने को पता था कि उसने 2 मनुष्यों का क्लोन बनाने के लिए सहमत होने से बहुत पहले ही एक लंबी योजना बना ली थी। आमतौर पर बौना अपने युद्ध हथौड़े से संघर्षों को समाप्त करना पसंद करता था, लेकिन भविष्य पर एक नज़र डालने के बाद उसने भी युद्ध के लिए अपनी लालसा को नियंत्रित किया और धैर्य रखने का फैसला किया। बौने ने अपना सिर घुमाया और देखा कि महिला झील की तरह शांत थी। उसने एक आंख भी नहीं झपकाए। इस तरह से हम प्रकाश के देवता थोरफिन बोर्गरसन को हरा सकते हैं, एल्फ ने बौने का मजाक उड़ाते हुए कहा। उसे मारने के लिए गोले का एक गुच्छा भेजकर नहीं, एल्फ ने फिर से ठहाका लगाया। एल्फ की आवाज़ में उपहास देखकर थोरफिन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। कम से कम मैंने कुछ तो किया। तुम क्या कर रहे थे? अपनी गांड पर बैठे पवित्र युवती को पाने की योजना बना रहे थे, थोरफिन ने गुर्राते हुए कहा। बौने की गुर्राहट के बावजूद योगिनी हमेशा की तरह चंचल बनी रही। मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे शिकार का रोमांच पसंद है। तुम दोनों चुप हो जाओ। हमने अभी डार्क लॉर्ड को देखा है और तुम दोनों ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। महिला ने अपनी आवाज़ उठाई और दोनों को चुप करा दिया। फिर वह यास्मीन विंस्टन और जेनिफर वोल्डीगार्ड की ओर बढ़ी। चाहे पसंद हो या न हो, डार्क लॉर्ड यहाँ है। इसका मतलब है हम सभी उसे कैद करने में विफल रहे। क्या तुमने कभी सोचा कि हमारी दुनिया का क्या होने वाला है? महिला ने बौने और योगिनी की ओर देखते हुए पूछा। भविष्य की जो छवियां उन्होंने देखी थीं वे उनकी आंखों में चमक उठीं। बिना किसी प्रकाश या खुशी के एक ब्रह्मांड, लाल रंग से रंगा हुआ आसमान और सभी जातियां डार्क लॉर्ड की सेवा करने के अलावा कुछ भी करने की इच्छा से रहित। ये तो बस कुछ झलकियां थीं। जितना भी मैं इसके आगे झुकने से नफरत करती हूँ, हमें देवदान की योजना के साथ चलना होगा। महिला ने योगिनी की ओर देखा। हालांकि थोरफिन का दृढ़ विश्वास था कि डार्क लॉर्ड से लड़ना और उसे मारना ही समस्या को स्थायी रूप से ठीक करने का एकमात्र तरीका था, लेकिन वह देवदान के खिलाफ विरोध नहीं कर सका। आखिरकार जब उसने कुछ महीने पहले नूह के पीछे अपने आदमियों को भेजा था तो योगिनी ने विरोध नहीं किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके आदमी बुरी तरह विफल हो गए। थोरफिन ने नूह के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। एक मानव रेस्तरां को नष्ट करने के अलावा उसके आदमियों ने कुछ हासिल नहीं किया। लेकिन देवदान, हम नूह को नहीं मार सकते, खासकर तब जब हमने देखा है कि डार्क लॉर्ड कितना शक्तिशाली है। वह शायद एकमात्र व्यक्ति हो जो उसे रोक सकता है, जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया था। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो?
मेरे 2 आदर्श क्लोन उसके पास भेजो और उसके बिस्तर पर उसे आनंद दो। योगिनी ने अपनी आंखें घुमाई, अपनी आवाज में व्यंग्य को कम करने की जहमत नहीं उठाई। नहीं, देवदत्त के व्यंग्य को अनदेखा करते हुए महिला ने तलवार की तरह अपनी भौं उठाई। वह एक देवता है, हमारे विपरीत उसका शरीर और आत्मा अर्धअमर अवस्था को तोड़ते समय कायापलट से गुजरेंगे। लेडी किंग जीव ने इसे देवत्व में कदम रखना कहा। एक बार जब वह देवत्व में कदम रखता है तो हमारे द्वारा उसे मारने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन देवत्व तक पहुंचने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। अपनी सफलता के दौरान वह एक बैरल में मछली की तरह शक्तिहीन होगा। हमें उस समय का लाभ उठाना होगा, लेडी ने घोषणा की। उसका लक्ष्य न तो नूह को मारना था और न ही उसे देवत्व प्राप्त करने से रोकना था। असली लक्ष्य ये सुनिश्चित करना था कि नूह अपनी बहन के रूप में स्काई हॉल की सेवा करे। इस ब्रह्मांड में देवताओं के रूप में अपना जीवन जीने के बाद कोई भी बुजुर्ग किसी और की सेवा करने के लिए तैयार नहीं था, जिसमें प्रकाश के देवता या स्वयं पवित्र युवती भी शामिल थी। मुझे लगता है कि आपके पास मेरे क्लोन सहित एक योजना है, देवदान ने उससे पूछा। क्या आपको वह निषिद्ध मंत्र याद है जिसका उपयोग हमने डायना पर उसकी यादों को बदलने के लिए किया था? उसने पूछा, जबकि बौने और योगिनी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। हमारे रून मास्टर्स ने मंत्र को मेरी पसंद के अनुसार बदल दिया था। अब हम नूह पर उसके देवत्व के आरोहण के दौरान उसकी यादों को बदलने के लिए मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। एक बार जब हम सफल हो जाते हैं तो प्रकाश का देवता हमारा हथियार और गुलाम होगा। अंत में उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। स्थिति के बावजूद एक देवता को नियंत्रित करने के विचार ने एक निश्चित खुशी दी। यह अभी भी हमें डार्क लॉर्ड का पता लगाने में मदद नहीं करता है। इसके अलावा क्या होगा अगर वह पहले से ही जानता है कि हमने उसके और उसके परिवार के साथ क्या किया? थोरफिन ने पूछा। अगर वह जानता तो हम यहाँ एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते, देवदान ने कहा। अब से नूह को मारने की कोशिश मत करो थोरफिन। इसके बजाय उसे मजबूत बनाने के लिए कुछ उपहार भेजो। वह हमारे लिए डार्क लॉर्ड को खोज लेगा। हम अंतिम लड़ाई में जो भी जीतेगा उसे खत्म कर देंगे। स्काई हॉल को सेवा करने के लिए किसी भगवान की जरूरत नहीं है। महिला ने मुड़कर थोरफिन और देवदान से दूर चली गई। हम भगवान हैं, उसने पतली हवा में गायब होने से पहले कहा। उसके जाने के बाद थोरफिन ने अपना ध्यान अपने सामने मौजूद 2 मानव क्लोनों पर केंद्रित किया। तो असली यास्मीन विंस्टन और जेनिफर वोल्डिगार्ड के साथ क्या हुआ? थोरफिन ने पूछा। हालांकि देवदान को जानने के बाद उसे उनके भाग्य के बारे में अच्छी तरह से पता था। तुम एक शरीर में 2 आत्माएं नहीं रख सकते थोरफिन, देवदान ने बेपरवाही से कहा। अपनी बकवास बंद करो। तुमने उन्हें मार डाला। हत्या एक कठोर शब्द है। उन्होंने महान भलाई के लिए खुद को बलिदान कर दिया। क्या हम सब यही नहीं चाहते? थोरफिन को खून की खांसी होने लगी। वह सैकड़ों साल जी चुका था, फिर भी उसने अपने जीवन में देवदान जैसा स्वार्थी व्यक्ति कभी नहीं देखा था। इसलिए एल्फ को महान भलाई के लिए बलिदान करने की बात करते हुए सुनना उसे बकवास लगा। दूसरी ओर देवदान ने बौने की तीखी नज़र को अनदेखा कर दिया। तुमने महिला की बात सुनी, नूह को मारने की कोशिश मत करो थोरफिन। अपने कुत्तों को पट्टे पर रखो। देवदान ने थोरफिन के कंधे पर थपथपाया। फिर उसने धुएं के रंग की आकृतियों की ओर हाथ हिलाया क्योंकि वे धीरे धीरे पतली हवा में गायब हो गईं। कभी कभी थोरफिन की इच्छा होती थी कि वह देवदान को मार सके। हालांकि वे दिव्य अवस्था में पहुंच गए थे और हजारों साल तक जीवित रहे थे, लेकिन उनकी दुश्मनी गहरी थी। एकमात्र चीज जो उन्हें एक दूसरे को मारने से रोकती थी वह उनका आम दुश्मन डार्क लॉर्ड था। अन्यथा प्रत्येक बुजुर्ग ने दूसरे को मारने की साजिश रची होती और बहुत पहले ही सफल हो जाता। इसके बारे में सोचो देवदान, मैं तुम्हारी तरह चालाक नहीं हूं, लेकिन मैं भी देख सकता हूं कि अगर मंत्र नूह के दिमाग को खराब करने में विफल रहा तो तुम उसके चचेरे भाई और उसकी प्रेमिका के साथ जो कुछ भी किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इसलिए अपने योगिनी देवताओं से प्रार्थना करो कि मंत्र काम करे, अन्यथा तुम चाहोगे कि मेरे तरीके काम करें। एक आखिरी मुस्कान के साथ थोरफिन भी कमरे से गायब हो गया। जब वे सभी चले गए, देवदान ने फिर से अपना हाथ हिलाया। इस बार रोवेना जैसी दिखने वाली एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो तुम और मैं मिलकर इस ब्रह्मांड पर राज करेंगे डार्लिंग। तुम और मैं। देवदान ने वासना भरी आंखों से मुस्कुराया। उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी लड़की के लिए वासना नहीं की थी, एक इंसानी लड़की की तो बात ही छोड़ो। लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा था जो देवदान को उसके लिए पागलों की तरह तरस रहा था। जल्द ही मैं तुम्हें पा लूंगा।